हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम ट्रैक्शन रिलीज के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक बेसिकली इसलिए चूज़ किया है क्योंकि ये काफ़ी स्टाफ्स के बीच में या हम सभी के बीच में काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है टू अंडरस्टैंड द ट्रैक्शन रिले। तो इसीलिए इस टॉपिक को चूज़ किया है और ये टॉपिक केवल इंफॉर्मेटिव पर्पज़ के लिए है। अगर इस टॉपिक के अंदर मुझे इस वीडियो को बनाते वक्त अगर कोई भी मुझसे कुछ आई विल ट्राई टू गिव मोस्ट अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन, बट एनी हाउ आई अगर कोई भी अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो गई है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और केवल इस वीडियो के देखकर किसी भी तरीके की रिले सेटिंग में चेंजेस नहीं करना है। उसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो कि डिवीज़न में है तो सीनियर डी सर, या कंस्ट्रक्शन में है तो डिप्टी सी सर के अनुमोदन के बाद ही हम किसी तरीके की रिले सेटिंग में चेंजेस कर सकते हैं। और ये टॉपिक केवल या ये अपन ट्रैक्शन रिलेज को केवल इस वीडियो को लेकर हमें किसी तरीके के रिले सेटिंग में चेंजेस नहीं करने हैं। तो विदाउट वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। बिफोर गोइंग इन डीप फॉर दिस टॉपिक, लेट्स फर्स्ट डिस्कस द अरेंजमेंट कि हमारे ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन या टीएसएस में किस तरीके का अरेंजमेंट होते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट होता है फीडिंग पोस्ट टाइप का अरेंजमेंट, जिसमें क्या होता है क्या कि फीडिंग पोस्ट टाइप का अरेंजमेंट में कि हम सीधा जो हमारे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं उन्हीं से ही स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से ही हम डायरेक्ट 25 kV सप्लाई रिसीव कर लेते हैं और उसे हम सीबी और एसोसिएटेड बीएम लगाकर हम हमारे ओएचई के अंदर फीड कर देते हैं, ठीक है। तो मतलब हमने क्या किया, किसी तरीके का हमें सीधा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से मिला 25 kV और हमने बीएम या सीबी लगा के हमें उसको हमारे ओएचई में फीड कर देना है। दैट मीन्स वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ पावर ट्रांसफर, हमारे पास कोई पावर ट्रांसफार्मर नहीं है। तो क्या है, हमें क्या क्या प्रोटेक्शन करना है। दैट मीन्स हमें मीन्स यहाँ जब भी मैं हमें बोलूँ तो दैट मीन्स रेलवे को क्या प्रोटेक्शन करना है, फीडर सीबी का प्रोटेक्शन करना है, क्योंकि हमारे पास सीबी ही है तो वो रेलवे उसको करेगी। और जो पावर ट्रांसफर उन्होंने जो स्टेप डाउन किया है तो उसका जो भी प्रोटेक्शन रहेगा वो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड रहेगा इस तरीके के अरेंजमेंट में। बट इस तरीके का अरेंजमेंट बहुत रेयर केसेस में यूज़ किया जाता है। हम सेकेंड टाइप ऑफ अरेंजमेंट दैट इज टीएसएस टाइप का अरेंजमेंट ही आज के टाइम में यूज़ कर रहे हैं। टीएसएस टाइप के अरेंजमेंट में क्या रहता है, ट्रैक्शन सब स्टेशन में हम हाई वोल्टेज सप्लाईज दैट मीन्स 220 kV, 132 kV या 66 kV हम स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से लेते हैं। उसे हम एक पावर ट्रांसफार्मर लगाकर उसे स्टेप डाउन कर लेते हैं और फिर सीबी वगैरह जो भी रहती है, फीडर सीबी या एलवी सीबी, एसवी सीबी, एसोसिएटेड बीएम लगाकर हम उसे हमारे ओएचई में इंजेक्ट करते हैं। दैट मीन्स वी हैव द पावर ट्रांसफार्मर, दैट मीन्स वी हैव टू डू द पावर ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन बिकॉज दिस इज द कॉस्टलीस्ट इक्विपमेंट वी हैव। फीडर प्रोटेक्शन भी हमें ही करना है तो हम फीडर प्रोटेक्शन करेंगे, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन और फीडर प्रोटेक्शन दोनों ही हमारे स्कोप में, दैट मीन्स रेलवे के स्कोप में है, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी इसको और बेहतरीन तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए हम प्रोटेक्शन स्कीम को समझते हैं। हमारे पास कोई भी रिले है, रिले के लिए इनपुट क्या है, एक सीटी है या पीटी है या वोल्टेज सिग्नल है या करंट सिग्नल है। तो वोल्टेज सिग्नल और करंट सिग्नल कौन दे रहा है उसको, एक या तो सीटी देगा, वोल्टेज सिग्नल कौन देगा, प्रोटेक्शन पीटी देगा, और सीटी हमारा करंट सिग्नल देगा। उन्हीं वोल्टेज सिग्नल्स और करंट सिग्नल्स को ही हमारे रिले सेंस करती है और जो हमारे पैरामीटर्स हैं उसमें जो हमने फीड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो एसोसिएटेड सीबी को ट्रिप कराएगा। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे पास में इस पूरे वीडियोस के अंदर हम 132 kV सिस्टम को लेंगे। 132 kV हम मान के चलेंगे, हमारे पास में एचवी साइड में 132 kV इनकमिंग है और जो आउटपुट है वो हमारा 27 है, ठीक है। तो 132 kV हमारे पास इनकमिंग आई, ठीक है। फिर एसोसिएटेड डीपीआई अरेंजमेंट जो रहेगा उसके माध्यम से ये हमारे इधर आ गई। तो जो हमारा HVCB है, दिस वन इज HVCB, ठीक है, ये डबल पोल HVCB है, ठीक है। हमारा इसके अंदर हमने एक ही ट्रांसफार्मर का अरेंजमेंट दिखा रखा है। हो सकता है मतलब जनरली दूसरा ट्रांसफार्मर भी होता है जो कि हमारे स्टैंड बाय में रहता है। तो ये जैसे इनकमिंग हुआ, फिर यहाँ पर DPI रहेगा। हो सकता है क्या, जनरली ABT मीटर के लिए भी हमारा CT PT रहेगा। वो मीटरिंग सिटी बोलते हैं, हम उसे मीटरिंग सिटी मीटरिंग PT बोलेंगे।
बट यहाँ पे जो HVCB के लिए जो हमारा प्रोटेक्शन के लिए लगा हुआ है, तो यहाँ पर एक CT रहेगा। ठीक है, कुछ केसेस में यहाँ पे PT भी लगाते हैं अलॉन्ग विद द CT, बट वो PT केवल इंडिकेशन के लिए रहता है, वो प्रोटेक्शन का काम नहीं करता है, वो केवल इंडिकेशन के लिए है। तो यहाँ पर CT रहेगा हमारे पास में। इस जो HVCB है, HVCB के लिए को ट्रिप कराने के लिए एक CT रहेगा, जो CT हमारा क्या करेगा, किसके लिए इनपुट का काम करेगा, OCR यानी ओवर करंट रिले के लिए करेगा। और ये ओवर करंट रिले 2 मोड में ऑपरेट होती है, IDMT मोड में भी और इंस्टेंटेनियस मोड में भी। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया कि OCR रिले 2 मोड में ऑपरेट करेगी, IDMT यानी इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम, और इंस्टेंटेनियस मोड में भी। और यही दोनों CT हमारे किसके लिए इनपुट का काम करेगी, रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट के लिए। दैट मीन्स रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट जो रिले होती है वो हमारा एक इस जोन के अंदर कोई भी फॉल्ट हुआ जो हमारा HVCB से लेकर, यानी कि हमारी HV बस बार के अंदर कोई भी हमारा इस जोन के अंदर कोई भी फॉल्ट हुआ, यानी कि इस वाइंडिंग HV वाइंडिंग से लेकर HVCB के बीच में कहीं पर भी अर्थ फॉल्ट हुआ HV बस साइड में, तो हमारा ये ट्रिप करवा देगी REF HVCB को। ठीक है, REF रिले किसको ट्रिप कराएगी, HVCB को। ठीक है, इसी तरीके से नाउ मूविंग फर्दर, यहाँ पे हमारा एक LA रहता है, 120 kV का LA रहता है, ये हमारा भी प्रोटेक्शन का काम करता है। ठीक है, फिर जैसे यहाँ पर ये 2 CT हैं, ये दोनों CT जो दिख रही हैं इस वीडियो इसके अंदर, ये 2 CT जो हैं, ये CT और ये CT, ये दोनों CT क्या है, बुशिंग CT हैं। ठीक है, ये दोनों CT क्या कर रही हैं, ये बुशिंग CT हैं। इसके अंदर ये दोनों बुशिंग CT में से हम इनपुट के लिए एक ही CT का यूज़ करें, या तो इस CT और इसके ये 2 CT का यूज़ करेंगे, और इस CT और इस CT। दैट मीन्स ये दोनों CT जो है, इन दोनों को आपस में इनकी जो वाइंडिंग रहेगी आपस में शॉर्ट करके, क्योंकि हमें पता है कि CT के जो सेकेंडरी टर्मिनल्स होते हैं उनको शॉर्ट ओपन नहीं करना होता है, अदरवाइज देयर विल बी मतलब हाई वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा और वो CT को डैमेज कर देगा। इसीलिए इन दोनों टर्मिनल्स जो होते हैं CT के, तो उनको शॉर्ट करके वहीं पर ही छोड़ दिया। यानी कि अगर आपके बुशिंग मान लो कि 1.1 और 1.2 नॉमेनक्लेचर है और 2.1 और 2.2 है, तो इसमें से 1.2 को हम शॉर्ट कर देंगे आपस में ही, और 2.2 को आपस में शॉर्ट करके ग्राउंड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से शॉर्ट भी कर देना और ग्राउंड भी कर देना उसको। ठीक है, तो इस तरीके से, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा हर टाइम पे डिफरेंशियल रिले मॉनिटर करता रहेगा। और अब नॉर्मल जो नॉर्मल है हमारा, जैसे 132/27 का है, तो इसका जो रेशियो आता है वो 4.88 आता है। ठीक है, 4.88 आएगा। अगर इस रेशियो से हटकर कोई भी रेशियो आ रहा है सपोज कीजिए, तो उस केस में ये क्या करेगा, हमारा उसको ट्रिप करा देगा। किसको, डिफरेंशियल रिले से हमारी HVCB ट्रिप हो जाएगी। ठीक है, और HVCB ही ट्रिप नहीं होगी, HVCB और LVCB डिफरेंशियल रिले दोनों को कमांड देती है, HVCB को भी और LVCB को भी। हमारे पास में कुछ ऐसे ऐसे फॉल्ट की लिस्ट होती हैं, कुछ ऐसी रिलेज हैं जो ITR रिले होती हैं, इंटर ट्रिप रिले, वो HVCB और LVCB दोनों को ट्रिप करा देती है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, यहाँ पर 2 CT लगी हुई हैं, एक इधर CT हो गया, ये तो बुशिंग CT हो गया, फिर इसके बाद में CB है। ठीक है, ये LVCB हो गया। LVCB के बाद में जो रहेगा हमारे पास में ये 2 CT हैं, यहाँ पर एक CT हो गया जो कि हमारे न्यूट्रल के अंदर न्यूट्रल CT नहीं बोलेंगे इसे। ठीक है, जो हमारा बरीड रेल में जो ये जा रहा है, ये ग्राउंड जो हो रहा है, दूसरा जो बुशिंग का जो हमारा है सिरा, जो प्राइमरी सेकेंडरी साइड का जो ग्राउंड होता है जो हमारा, ठीक है, उसमें एक CT लगी रहती है, और दूसरा एक LVCB के बाद में एक जो CT है। ठीक है, CT, तो ये दोनों CT किसके लिए इनपुट का काम कर रही है, वो रिस्ट्रिक्टेड REF के लिए भी इनपुट का काम कर रही है, और OCR जो यहाँ पर IDMT मोड में ऑपरेट हो रहा है उसके लिए इनपुट का काम करती है। ठीक है, अब यहाँ एक चीज ध्यान रखनी है कि LVCB जो है हमारे यहाँ पर जो उसका जो OCR मोड है वो केवल IDMT मोड में काम कर रहा है। ठीक है, और यहाँ हमारा OCR IDMT मोड और इंस्टेंटेनियस मोड दोनों में काम करता है।
क्यों करता है यहाँ पर दोनों के काम? क्योंकि ये जो IDMT मोड है ये हमारा यहाँ पर इसके ओवरलोड कैपेसिटी को यूटिलाइज करने का काम कर रहा है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि 200% जो हमारे पास RDSO की गाइडलाइंस है कि 200% केस में अगर ओवरलोडिंग के केस में भी हम उसको 5 मिनट के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, तो उसके लिए ये IDMT मोड है। और इंस्टेंटेनियस मोड तो ठीक है, एट ए इंस्टेंट अगर कोई भी फॉल्ट आ रहा है, मतलब अर्थ फॉल्ट हुआ या कुछ भी हुआ, इंस्टेंटेनियसली कोई भी हैवी करंट ड्रॉन किया, तो उसके केस में हमें HVCB को ट्रिप कराना है, तब ये इंस्टेंटेनियस मोड उसका काम करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्लियर हो गया OCR का IDMT मोड यहाँ पर LVCB के लिए काम होगा। इसी तरीके से फिर आगे ये SPI अरेंजमेंट रहेगा और यहाँ पे ये बस कपलर रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ जो CT और PT है, ये 2 CT और ये एक ये PT, ये दोनों इनपुट किसके लिए काम करती है? DPR के लिए काम करती है और OCR के लिए, OCR इंस्टेंटेनियस मोड के लिए। यहाँ पर OCR इंस्टेंटेनियस मोड में काम हो रहा है। ठीक है, यानी कि फीडर प्रोटेक्शन हमारा OCR केवल इंस्टेंटेनियस मोड में काम करता है। ठीक है, अब इसके अंदर भी अलग अलग स्टेज होती है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 होते हैं, 3 स्टेजेस होते हैं, बट उसको बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर DPR के अंदर भी जोन 1, जोन 2, जोन 3 होते हैं। 3 जोन में ये काम करता है, ये भी 3 जोन प्रोटेक्शन रहता है, इसका 3 स्टेज में रहता है और इसका 3 जोन में रहता है। ठीक है, कि मतलब एक्सटेंडेड अगर हमारी फीड है या किस तरीके से फीड है, उसके ऊपर भी ये DPR प्रोटेक्शन हमारा काम करता है। ठीक है, और यही रॉन्ग फेज कपलिंग के लिए भी हमारा इनपुट के लिए काम करता है, ये CT और PT। और इसमें रॉन्ग फेज कपलिंग के लिए फेज एंगल का भी इंपॉर्टेंस रहता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि फीडर प्रोटेक्शन के लिए, यानी कि फीडर CB को ट्रिप कराने के लिए हमारे पास में एक मेन जो है ये CT और ये PT इनपुट उसके लिए काम करेंगे। ये 2 जो हमारे CT PT रहते हैं, प्रोटेक्शन CT और प्रोटेक्शन PT रहेगा। ये दोनों इनपुट OCR का इंस्टेंटेनियस मोड और DPR मोड, OCR जो फॉल्ट रहेगा और DPR रिले जो रहेगी उसके लिए काम करेगा। ठीक है, ना आगे डिस्कस कर लेते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो अभी हम इस टॉपिक को समझते हैं फॉल्ट MVA के लिए, और इम्पोर्टेंस क्या है हमारा प्रोटेक्शन सिस्टम में फॉल्ट MVA के लिए। फॉल्ट MVA एक तरीके से आपके सिस्टम में अगर कोई भी फॉल्ट आता है, ठीक है, कोई भी एक तरीके से मान लो कि फेज टू फेज शॉर्ट हो गए हैं, या फिर कोई भी फेज ग्राउंड हो गया है, या फिर फेज कोई भी आपका मतलब मान लीजिए कि 132 kV की लाइन आपके कोई भी जो आपके पास ट्रांसमिशन लाइन आ रही है वो किसी पेड़ के साथ में टच हो रही है, यानी हाई इम्पीडेंस का कोई फॉल्ट आ गया, या आपके TSS के अंदर HV साइड में कोई भी बस बार है वो ग्राउंड हो गई है, तो ये सब फॉल्ट के कारण कोई भी एक मैक्सिमम करंट फ्लो करता है, एक तरीके से शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो करेगा हमारे TSS के HV साइड में। तो वो कितना करंट फ्लो कर सकता है यानी मैक्सिमम से, तो वो फॉल्ट MVA पे हम डिसाइड करते हैं कि हमारा सिस्टम कितना उस शॉर्ट सर्किट करंट या शॉर्ट सर्किट पावर को झेलने की क्षमता करता है। अगर हमने हमारे TSS का फॉल्ट MVA की जो कैलकुलेशन की, जैसे ये हमारे TSS के बाहर लगी हुई है या आपके TSS के भी बाहर लगी होगी, तो ये जैसे फॉल्ट कैलकुलेशन हुई कि यहाँ पे फेज टू फेज अगर कहीं पर भी फॉल्ट आता है, अगर वो होता है तो वो इतना MVA के अकॉर्डिंग वो उसको हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, अगर मान लो इसको हम हायर साइड में कैलकुलेट करते हैं, मतलब हायर हम इक्विपमेंट, हायर कैपेसिटी के इक्विपमेंट या हायर वोल्टेज लेवल के इक्विपमेंट भी हम लगा सकते हैं। हायर वोल्टेज बोलने से बेटर ये है कि हम हायर पावर रेटिंग के इक्विपमेंट्स लगा सकते हैं। और ये कोई भी फेज अगर HV साइड का है, जैसे ये इस तरीके से HV साइड में है, तो कोई भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमने फॉल्ट लेवल को कम मान लिया तो हमारे जो ग्राउंडिंग है, जैसे मान लो कि हम जैसे ग्रिड वगैरह लगाते हैं अंदर, जो हमारी ग्रिड रहेगी जो कि 32 mm की जगह 32 mm, 36 mm, 40 mm होती है, जो अर्थिंग का काम करती है, तो उसके वो भी हमारे फॉल्ट लेवल पे डिपेंड करती है। और हमारा प्रोटेक्शन सिस्टम भी हमारे ये फॉल्ट MVA पे डिपेंड करता है। और इसी के ऊपर ही हमारे फॉल्ट MVA के ऊपर ही हमारी क्या डिपेंड करेगा, टोटल नंबर ऑफ अर्थ इलेक्ट्रोड भी कितने हैं। जैसे हमारे TSS में 38 लगे हुए हैं, तो ये 38 कैसे डिसाइड हुए, ये भी इस फॉल्ट MVA की कैलकुलेशन पे डिसाइड होते हैं। और फॉल्ट MVA किस पे डिसाइड करता है, हमारा परसेंटेज इंपीडेंस ऑफ ट्रांसफार्मर पे डिपेंड करता है। और केवल TSS का ही जो परसेंटेज इंपीडेंस ऑफ ट्रांसफार्मर पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे जनरली जो हमारे TSS का जो परसेंटेज इंपीडेंस ऑफ ट्रांसफार्मर है, परसेंटेज इंपीडेंस है, वो 12% है। ठीक है, अब उनका जो ट्रांसफार्मर है, यानी कि SEB यानी कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो ट्रांसफार्मर है, उसकी भी जो सेकेंडरी है
उसका भी जो इम्पिडेंस है उस पर भी डिपेंड करेगा, ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ पे डिपेंड करेगा। देयर आर मल्टीपल फैक्टर टू फॉर कैलकुलेटिंग दिस MVA। ओके, तो हम ये फॉल्ट MVA आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। और फॉल्ट MVA की वजह से ही हमें ये कैलकुलेशन करना है कि हमारा अगर कोई भी फीडर साइड में कोई भी फॉल्ट हो, तो फीडर से भी ट्रिप हो, हमारा अगर OHE में कोई भी फॉल्ट आता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें कि फीडर से भी बाद में ट्रिप हो रही है और LVC भी ही ट्रिप हो रही है। यानी कि एक और या फिर कभी फीडर में जैसे फर्स्ट एक मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि हमने एक कमीशनिंग करवा रहे थे TSS, तो उसमें क्या हो रहा था कि हम अर्थ फॉल्ट का टेस्टिंग करना था, तो अर्थ फॉल्ट करवाया तो उसमें क्या हुआ, GSS की CB ही ट्रिप हो गई। GSS की हमारी फीडर CB तो ट्रिप हुई, साथ में GSS की CB भी ट्रिप हुई। दैट मीन्स कि GSS की CB तो ट्रिप होना ही नहीं चाहिए था, यानी कि हमारी फीडर CB ट्रिप होनी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं GSS की CB के अंदर जो भी करंट की सेटिंग थी वो सही नहीं थी, तो फिर बाद में उसको करंट की सेटिंग को बढ़वाया गया था, यानी उनकी OCR को बढ़ाया गया था। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अभी आपकी फीडर CB ट्रिप हो नहीं रही है, LVC भी सीधा ट्रिप हो रही है, तो उसकी वजह से जो दूसरी तरफ फीड जो जा रही थी वो भी आपकी प्रभावित होगी, फिर LVC को क्लोज करेंगे और करेंगे। इसी दौरान अगर मान लो कोई भी राजधानी या वंदे भारत ट्रेन है और जो भी एक जर्क भी लग गया उसको वंदे भारत को, तो काफ़ी इश्यू आ सकता है। तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ CB काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं HV साइड से कि HV साइड में हम क्या क्या प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं। HV साइड में जैसे मैंने बताया कि ओवर करंट रिले का हम IDMT मोड यूज़ करते हैं। ठीक है, IDMT मोड का क्या सेटिंग रहती है कि ये 190% ऑफ ट्रांसफार्मर फुल लोड प्राइमरी करंट, यानी कि आपके जो ट्रांसफार्मर की फुल लोड प्राइमरी करंट है, अगर किसी भी ट्रांसफार्मर की फुल लोड प्राइमरी करंट निकालना हो तो इसका सिंपल सा एक तरीका है कि जो भी ट्रांसफार्मर की पावर रेटिंग है, यानी कि जैसे मान लीजिए कि हमारा है 21.6/30.24 MVA का ट्रांसफार्मर है हमारे पास में। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये 21.6 MVA को आपका जो प्राइमरी के रेटिंग है 132 है, यानी वो 21.6 MVA यानी कि 10 की पावर 6, 132 kV 10 की पावर 3। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास में एक वैल्यू आ जाएगी, उस वैल्यू का 190% पे हम इसको सेटिंग करके रखते हैं। 190% पे क्यों करके रखा, क्योंकि हम ओवरलोड कैपेसिटी को भी हमें यूटिलाइज करना है उसकी, यानी कि ठीक है। और हम TMS की सेटिंग किस तरीके से करेंगे कि ये हमारा HVCB को ट्रिप करा दे 600 मिलीसेकंड में फॉर द बस फॉल्ट के केस में। TMS सेटिंग शुड बी इन सच ए वे दैट द ऑपरेटिंग टाइम ऑफ HVCB थ्रू IDMT रिले शुड 600 मिलीसेकंड फॉर द बस फॉल्ट। अगर कोई भी HV साइड की बस फॉल्ट में ट्रिप आता है तो इसको ये ट्रिप करा देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हो गया इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले। द सेटिंग ऑफ द रिले शुड बी 1.25 टाइम्स ऑफ बस बार फॉल्ट करंट इन LV रेफर्स टू द HV साइड टू एलिमिनेट द चांसेस ऑफ ट्रिपिंग इन केस ऑफ LV बस बार फॉल्ट। अगर LV बस बार में कोई भी फॉल्ट आता है तो HV साइड की ट्रिप नहीं होनी चाहिए हमारी, समझ में आ रहा है। हम क्या करेंगे, LVCB के बाद में जैसा कि अभी बताया था कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, यानी कि फीडर में फॉल्ट आ रहा है तो फीडर CB ट्रिप हो, फीडर CB और LVCB के बीच में कोई भी फॉल्ट आया तो हमारी LVCB ट्रिप होनी चाहिए, HVCB नहीं होना चाहिए। लेकिन हम जितना हमारा LV जो हमारा ट्रांसफार्मर है, यानी कि ये हमारा फुल लोड क्या आया, इससे प्राइमरी करंट आ गया 21.6 को डिवाइड किया 132 से, ये हमारा जो भी वैल्यू आएगी वो फुल लोड फुल प्राइमरी करंट आ गया। और इसी 21.6 को 21.6 इंटू 10 की पावर 6 को अगर मैंने 27 से डिवाइड कर दिया तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सेकेंडरी का करंट आ जाएगा। अगर ठीक है, अगर मैंने इसी के ऊपर सेटिंग कर दी तो हो सकता है कि LVCB के साथ में HVCB भी ट्रिप हो जाए, तो हम HVCB की उसका 1.25 टाइम्स ऑफ LVCB के अंदर जो भी होगा करंट उसके रेफर में हम उसको करके रहते हैं, उसको उस तरीके से 1.25 टाइम करते हैं ताकि HVCB हमारी LV बस बार के फॉल्ट में ट्रिप ना हो। ठीक है, इस तरीके से हमारे प्रोटेक्शन स्कीम रहती है TSS के अंदर। ये तो मैंने आपको उस डायग्राम में भी बता दिया था कि डिफरेंशियल रिले किस तरीके से, ये हमारा OHE हो गई, OHE से हमारे ये 2 BM हो गए। ठीक है, ये हमारा क्या रहेगा, BX रहेगा। ठीक है,
इस तरीके से ये फीडर सी भी रहेगी, यहाँ पे CT और PT रहेगा, तो यहाँ पे CT और PT फीडर प्रोडक्शन का काम करेगा। इसी तरीके से ये जो CT PT है फीडर प्रोडक्शन का काम करेगा। और यहाँ पे ठीक है, इधर भी एक वेक्टोरियल डेल्टा आई रहेगा और ये वेक्टोरियल डेल्टा आई भी रहेगा। वेक्टोरियल डेल्टा आई हाई इम्पीडेंस का कोई भी फॉल्ट होता है उसके केस में ये हमारा काम करता है, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा इधर ले लीजिए, ये OCR2 जो IDMT मोड के अंदर काम करेगा, ठीक है। IDMT मोड बताया था LVCB के साथ में जो भी रहेगा OCR वो IDMT मोड में काम करेगा। और ये भी रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट के केस में ये रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट जो प्रोटेक्शन रहेगा, ठीक है, यानी कि ट्रांसफार्मर का एक तरीके से जोनल प्रोटेक्शन देता है, ये एक पर्टिकुलर जोन के अंदर प्रोटेक्शन देगा। ये हमारा LV साइड का हो गया REF और ये REF HV साइड का REF हो गया, ठीक है। डिफरेंशियल रिले हो गया, दोनों इनके दोनों का डिफरेंस पे ये काम करेगा। इस तरीके से हमने ये रिलेज को डिस्कस किया। एक हमारे पास में DC सुपरविजन रिले भी होती है जो कि DC वोल्टेज को मॉनिटर करती रहती है, यानी ये स्टेशन की बैटरी है वो DC मॉनिटर करती रहेगी, DC मॉनिटरिंग रिले इसे जिसे हम बोलते हैं कि जो DC लेवल को वोल्टेज को मॉनिटर करती है। इसके अंदर भी हमारी सेटिंग्स रहती हैं कि ये अभी मुझे याद नहीं आ रहा, शायद 140 के ऊपर ये ओवर वोल्टेज कर देती है और 135 या 132 पे ये अलार्म करेगी, ओवर वोल्टेज से ट्रिपिंग कराएगी, फिर ये 132 पे अलार्म देगी, फिर इस तरीके से फिर अंडर वोल्टेज पे भी अलार्म और अंडर वोल्टेज पे ट्रिपिंग रहेगा। इस तरीके से इसमें सेटिंग रहती है। ओवर वोल्टेज पे ट्रिपिंग नहीं होती है, ओवर वोल्टेज पे केवल अलार्म रहता है, अंडर वोल्टेज पे ट्रिपिंग रहेगी और अलार्म भी रहेगा। तो इस तरीके से ये रहती है, उसको भी इस वीडियो में मैं दिखा दूंगा कि किस तरीके से रिले है। और ये वीडियो थोड़ा लेंदी होगा तो आप पेशेंस रखिए इस वीडियो के अंदर। तो इस तरीके से है, ठीक है। लाइन ऑफ प्रोटेक्शन HV साइड का बता दिया कि 132 kV साइड में होता है। ट्रांसफार्मर का एक प्रोटेक्शन रहेगा हमारे पास में, ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए 6 रिले रहती हैं जो कि ट्रांसफार्मर का प्रोटेक्शन करती है और ये काफ़ी सेंसिटिव हैं टॉपिक ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन, ठीक है। LV साइड का प्रोटेक्शन बता दिया, ठीक है। फीडर प्रोटेक्शन आपके साथ में डिस्कस होगा अभी इस वीडियो में, ठीक है। अब कैलकुलेशन हम करते हैं, कैलकुलेशन का क्या क्या पार्ट रहता है। जैसा कि बताया कि फॉल्ट MVA एक बहुत क्रिटिकल पैरामीटर है। अगर हमारे ट्रांसमिशन लाइन की मान लीजिए कि आपने TSS कमीशन किया, ठीक है, TSS कमीशन हो गया आपके पास में, मान लीजिए उस टाइम पर ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ थी 40 किलोमीटर, ठीक है। बाद में कुछ चेंजेस हुए तो ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ होगी 10 किलोमीटर सपोज कीजिए, तब भी हमारा कुछ माइनर फॉल्ट MVA की कैलकुलेशन में चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। नॉट नेसेसरली इट विल चेंज बट इट मे चेंज, ठीक है। तो आपके फॉल्ट MVA या फिर उनका जो GSS था उसके अंदर कुछ चेंजेस हो गए, उनका ट्रांसफार्मर या कुछ भी, तो हमारा फॉल्ट MVA की वैल्यूज़ में चेंजेस आ सकते हैं, बट इन जनरल होते नहीं हैं ये एक बारी कमीशनड होने के बाद में। But fault MVA is a critical parameter for the earthing system of the TSS and also for the protection system of traction substation. पावर ट्रांसफार्मर के पैरामीटर्स भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। अगर पावर ट्रांसफार्मर सपोज कीजिए कि एक आपका 21.6 MVA का ट्रांसफार्मर है और दूसरा आपका जो ट्रांसफार्मर है वो 10 MVA का है, 10 MVA का होता है या मान लीजिए 10 MVA का है, तब भी हमारा इसमें प्रोटेक्शन में सिस्टम में जो हमारे रिले की सेटिंग रहेगी उसमें चेंजेस रहेंगे, ठीक है। HV साइड का प्रोटेक्शन में, ठीक है, यहाँ पे CT 2 रह गई, ठीक है। ये CT हमारा एक CT हो गई और एक ये CT हो गई, ठीक है। 2 फेज़ आ रहे हैं हमारे जैसे TSS के केस में R और B फेज़ आता है, दोनों R और B फेज़ के अंदर एक एक CT लगी हुई हैं, ठीक है। ये दोनों CT का इनपुट एक ही जैसे इस तरीके से शॉर्ट हो जाता है और दूसरा हमारा इस तरीके से रहती है। तो जैसे बताया कि इसके अंदर एक IDMT मोड में काम करेगी, फिर एक इंस्टेंटेनियस OCR में, इंस्टेंटेनियस OCR और IDMT मोड 2 में HV साइड में प्रोटेक्ट करती है। और उसी तरीके से ये सीरीज़ के अंदर REF रिले भी, अर्थफॉल्ट रिले भी रहती है। इस तरीके से कि इसका बेसिक डायग्राम है। वन 90% ऑफ फुल लोड प्राइमरी करंट पे हमारा सेटिंग रहती है IDMT की, और DMS की हमारी इस तरीके से सेटिंग रहेगी। IDMT mode inverse definite, this relay will operate after the preset value of overload condition
with time delay. To use overload capacity of power transformer, the setting of IDMT relay should be 190% of the transformer full load primary current. फुल लोड प्राइमरी करंट के 190% पे हमारा IDMT मोड की सेटिंग रहती है। और TMS की सेटिंग किस तरह तरीके से रहेगी, इन सच ए वे दैट द ऑपरेटिंग टाइम ऑफ HVCB थ्रू IDMT रिले शुड बी 600 मिलीसेकंड फॉर द बस फॉल्ट के केस के अंदर, यानी 600 मिलीसेकंड के अंदर ये ट्रिप करा देना चाहिए अगर बस का फॉल्ट कोई आ रहा है तो। ये चीज डिस्कस कर लिया था। इंस्टेंटेनियस OCR ये बता दिया था कि 1.25 टाइम्स रहती है हमारे। अब ये देख लेते हैं कि डेफिनेट टाइम OCR का क्या रोल है। ये भी हमारी ओवरलोड कैपेसिटी को यूटिलाइज करने के लिए रहता है ये डेफिनेट टाइम OCR HP साइड के अंदर। तो इसके अंदर क्या रहेगा कि जैसे ओवरलोड की कैपेसिटी यानी कि 1.3 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट, ठीक है, अगर उतना फ्लो कर रहा है तो 900 सेकंड के लिए वो उसको देखेगा, यानी कि 900 सेकंड कितना हो गया 15 मिनट, यानी 15 मिनट 1.3 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट फ्लो करता है। अगर उससे ज़्यादा अगर फ्लो करेगा तो वो ट्रिपिंग देगा। इसी तरीके से OL2 भी 1.5 टाइम्स रहेगा और OL3 1.8 टाइम्स के लिए रहेगा ये, यानी कि ये 5 मिनट के लिए रह गया, 5 मिनट के लिए ये है। और हो सकता है RDSO ने जैसे रिवाइज किया था तो इसको थोड़ा और बढ़ा दे, 1.9 टाइम्स कर दे या 2 टाइम्स कर दे। तो अभी के लिए हम इसको 1.8 टाइम्स ही रखते हैं इसका, ठीक है। ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन की बात करते हैं। ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन के अंदर सबसे पहले जो क्रिटिकल एक रहता है बकहोल्स रिले। इसके अंदर स्टेज 1 के अंदर ये अलार्म देता है और स्टेज 2 के अंदर ट्रिपिंग करता है। बकहोल्स रिले जैसा कि आपको पता है कि ये गैस ऑपरेटेड रिले है, गैस ऑपरेटेड रहते ही है ये। गैस अगर किसी भी कारण से हमारे TSS के बेल्ट टैंक के अंदर, TSS नहीं सॉरी ट्रांसफार्मर के अंदर, ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर के बेल्ट टैंक के अंदर कोई भी गैस एक्यूमुलेट हो गई है तो उस केस के अंदर क्या रहेगा, गैस ऊपर की तरफ आएंगी हल्की होने की वजह से और वो बकहोल्स रिले के अंदर एक्यूमुलेट होने लग जाएंगी। तो उसकी वजह से उसके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वहाँ पर कॉन्टैक्ट्स बनेंगे और बकहोल्स रिले ऑपरेट हो जाएगी। और बकहोल्स रिले और जो भी ट्रांसफार्मर की ये जो भी रिलेज होती हैं जैसे बकहोल्स, PRD, OTI, WTI, ये सेल्फ रीसेट नहीं होती है या फिर TPC इनको रीसेट नहीं कर सकता है। ये TPC क्यों नहीं रीसेट करने का इसका प्रोविजन दिया गया क्योंकि ये थोड़े सेंसिटिव फॉल्ट्स हैं, हो सकता है कि एक्चुअल में ही फॉल्ट आया हो, ठीक है। अगर मान लो कि TPC के हाथ में दे दिया जाए, इसका इसलिए दिया गया कि भाई कि स्टाफ वहाँ जाए और उसको ऑब्जर्व करे, चेक की करे यहाँ पे कि एक्चुअल में तो गैस नहीं आई है या कुछ भी एक्यूमुलेट तो नहीं हुआ, कुछ अनयूजुअल तो नहीं है, कहीं आग वाग तो नहीं लग गई है। तो इसी तरीके से मतलब ये सेल्फ रिसेट नहीं होती है। एक बारी आ गई तो फिर वहाँ पे साइट पे जाना है, सब कुछ चेक करना है, फिर ही रिसेट कर सकते हैं विद ड्यू टेस्टिंग एंड अदर थिंग्स, सभी टेस्टिंग वगैरह होने के बाद में, ठीक है। तो बकहोल्स रिले क्या है, गैस से ऑपरेट होती है। गैस अगर एक्यूमुलेट हो गई और ये किसके बीच में लगी रहती है, बेल्ट टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में एक बकहोल्स रिले रहती है, ठीक है। इसी तरीके से PRD रहती है, सेकंड जो है PRD प्रेशर रिलीफ डिवाइस। प्रेशर रिलीफ डिवाइस भी मतलब एक्सेसिव अगर बेल्ट टैंक के अंदर जो है हमारा ट्रांसफार्मर के बेल्ट टैंक के अंदर अगर एक्सेसिव गैस आ गई है, एक्यूमुलेट हो गई है, तो भी ये PRD ऑपरेट होगा और हमारा ट्रांसफार्मर को जो ITR रिले है, ये सब रिले जो भी हैं ये हमारे किसको कमांड देती है, ITR रिले को, इंटर ट्रिप रिले। और फीडर प्रोटेक्शन वाली जो भी रिले हैं वो हमारी किसको कमांड देती है, मास्टर ट्रिप रिले को, ठीक है। यानी कि जो भी फीडर प्रोटेक्शन के अंदर रिले उनका एक बंच बना दिया, वो सब किसके अंडर में आएगी, मास्टर ट्रिप रिले के अंदर आएगी। ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन के लिए जो बना दी सारी रिलेज वो किसके अंडर आएंगी, ITR रिले के अंदर आएंगी। और ITR रिले सेल्फ रिसेट नहीं होती है। इस तरीके से PRD है प्रेशर रिलीफ डिवाइस, अगर बेल्ट टैंक में किसी भी तरीके का बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो गया है तो ये ऑपरेट हो जाएगी। OTI आपको पता है ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर। WTI वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर, इसके अंदर भी स्टेज 1 के अंदर अलार्म है, स्टेज 2 के अंदर ट्रिपिंग है, स्टेज 1 के अंदर अलार्म में आपको पता है ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर में अलार्म 80 होता है, ट्रिपिंग 85 होता है, 85 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें WTI में 90 पे अलार्म होता है और 95 पे ट्रिपिंग होता है, ठीक है।
इसी तरीके से लो ऑयल लेवल अलार्म भी होता है, MOLG बोलते हैं शायद, मिनिमम ऑयल लेवल गेज बोलते हैं MOLG। ठीक है, इसके अंदर भी हमारा कंजर्वेटर टैंक के अंदर 1/2 से अगर लेवल कम हो गया है 1/2 से, ठीक है, कितने से कितने के बीच में रहना चाहिए, 1/2 से 3/4 के बीच में हमारा कंजर्वेटर के अंदर टैंक रहना चाहिए। अगर 1/2 से कम हो गया है तो MOLG या मिनिमम ऑयल लेवल गेज ऑपरेट हो जाएगा और लो ऑयल लेवल का अलार्म हमारा आ जाएगा। ट्रिपिंग ऑफ CB विद OLTC, ऑयल लेवल टेम्परेचर with OLTC 21.6 MVA if changing टैप ऑन लोड। ठीक है, ऑन लोड टैप चेंजर है, इसका मतलब क्या होगा, अगर मान लो कि ऑन लोड आपने टैप को चेंज करने की कोशिश की OLTC, ठीक है, इसमें क्या रहता है कि जो हमारा टैप चेंजर का एक रहता है और उसके अंदर अगर आपने उसका जो मैनुअली हत्था घुमाने का एक दे रखा हैंडल, अगर वो डाल भी दिया तब भी ये OLTC ऑपरेट हो जाता है और ये HVCB और LVCB दोनों को ट्रिप करा देता है, ट्रिपिंग ऑफ CB यानी, और दोनों CB को ट्रिप करवा देता है। और इसके अंदर जो भी हमारी ये है मतलब ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन के अंदर ये खास बात क्या है, जब भी ये होगा कोई भी जैसे बकहोल रिले आई, PRDI, OTI, WTI, तो HVCB और LVCB दोनों को ही ओपन करा देगा। यानी ITR रिले कोई भी आती है इंटर ट्रिप रिले, तो HVCB और LVCB दोनों को ओपन हो जाती है तुरंत, और ताकि हमारा ट्रांसफार्मर प्रोटेक्ट कर सकें और डैमेज को मिनिमाइज किया जा सके। ठीक है, ये हो गया ऑन लोड टैप चेंजर। ठीक है, क्योंकि हमारे जो भी ट्रैक्शन सब स्टेशन है उसके अंदर जो भी हमने जो टैप चेंजर्स लगा रखे हैं वो सब ऑफ लोड टैप चेंज, सॉरी विद ऑन लोड टैप चेंजिंग। अगर मान लो कि ऑन लोड टैप चेंजिंग करने का कोशिश किया है, ठीक है, तब ये फॉल्ट आ जाएगा। और हमारे जो भी टैप चेंजर लगे होते हैं वो कौन से होते हैं, ऑफ लोड होते हैं, यानी कि उनको पहले बंद करना है, शट डाउन करना है, फिर उसकी रिक्वायरमेंट है तो टैप चेंज करना है और फिर जाके ही हम उसको कर सकते हैं। तो हमारे पास में जो भी ट्रैक्शन सब स्टेशन के अंदर टैप चेंजर है वो ऑफ लोड है, यानी कि एनर्जाइज कंडीशन के अंदर हम उसको टैप चेंजिंग नहीं कर सकते, चाहे वो TPC हो, चाहे रिमोटली हो, चाहे लोकली हो। चाहे रिमोटली भी हम उसको ऑन लोड नहीं कर सकते हैं और लोकली भी ऑन लोड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमारे जो ट्रैक्शन सब स्टेशन है GSS वगैरह में जो इनके रहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर वगैरह रहते हैं जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंडर में आते हैं या PGCL वगैरह के अंडर आते हैं, तो शायद वो ऑन लोड टैप चेंजर भी होते हैं। बट हमारे रेलवेज के अंदर जितनी मेरी जानकारी है हमारे पास में सारे ऑफ लोड टैप चेंजर ही होते हैं, क्योंकि हमारी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है कि हाँ हम टैप चेंजिंग करके उसको करें। ठीक है, तो एक नेक्स्ट हो गया सिलिका जेल ब्रीदर है, ये भी ट्रांसफार्मर का प्रोटेक्शन काम करता है बट इसकी वजह से कोई ट्रिपिंग वगैरह नहीं होती है। आर्किंग होन भी, ये भी ट्रांसफार्मर का प्रोटेक्शन करता है। डिफरेंशियल रिले, ये डिफरेंशियल रिले काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बताया था कि बुशिंग जो टैरेट सिटी रहती है, डिफरेंशियल रिले कहाँ से इनपुट लेगी, टैरेट सिटी। टैरेट सिटी मतलब बुशिंग सिटी एक तरीके से। तो ये दोनों का डिफरेंस को चेक करती है और ये हमारा ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट कराती है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट फायर, अगर आपके फायर प्रोटेक्शन सिस्टम लगा हुआ है, फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए सिस्टम लगा हुआ है, तो फायर प्रोटेक्शन अगेंस्ट फायर भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है। डिफरेंशियल रिले का सेटिंग हम थोड़ा सा क्या, क्योंकि इस तरीके से करते हैं कि जो हमारा टैप चेंजिंग की वजह से अगर मान लो कि कुछ इंस्टेंटेनियसली इनरश करंट आया या किसी टैप चेंजिंग इन ऑपरेटिंग ऑन द डिफरेंशियल करंट रिजल्टिंग फ्रॉम, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी की डिफरेंशियल रिले हमने टैप चेंजिंग किया और उसी टाइम में ऑपरेट हो जाए, या मिसमैच इन द CT रेशियोज पे ऑपरेट हो जाए, डिफरेंस इन द CT सैचुरेशन लेवल अंडर थ्रू फॉल्ट करंट, क्योंकि हमारे CT सैचुरेट भी हो सकती है अगर कोई भी फॉल्ट की कंडीशन में, तो उन सब कंडीशन के अंदर डिफरेंशियल रिले हमारा ऑपरेट नहीं होनी चाहिए। तो इसी तरीके से हमें डिफरेंशियल रिले की सेटिंग करनी है। तो इसके लिए हमने क्या किया कि जो 57.5% से 15% का एक फैक्टर लेके चलते हैं कि हाँ भी कि इतना मिसमैच होगा तब भी डिफरेंशियल रिले ऑपरेट ना हो। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया। यानी कि जितना हमारा प्राइमरी के अंदर करंट है और सेकेंडरी का करंट का जो रेशियो निकाला था उसके अंदर हमने 7.5 to 15% का एक टॉलरेंस रख दिया ताकि हमारा डिफरेंशियल रिले ऑपरेट ना करे। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी डिफरेंशियल रिले सेंसिटिव होती है, जैसे REF होती है, ये भी सेंसिटिव नेचर की है, तो हम इस तरीके से इसमें एक
करके रखते हैं। जैसा कि बताया था कि ये दोनों को जो एक है उसको आपस में शॉर्ट करके ग्राउंड कर दिया, इसको आपस में शॉर्ट करके ग्राउंड कर दिया, और इन दोनों का हमने इस तरीके से रिस्ट्रेनिंग कॉइल में से कर दिया। ठीक है, इस तरीके से ये पाथ बन गया और ये ऑपरेटिंग कॉइल है। ठीक है, तो इस तरीके से ये डिफरेंशियल रिले हमारी होती है। ये एक जो दूसरी सिटी है उनको आपस में शॉर्ट करके ग्राउंड करना जरूरी है। ठीक है, इसको भी, ये जो सिटी है इसको भी शॉर्ट, आपस में दोनों टर्मिनल को शॉर्ट किया और ग्राउंड कर दिया। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने बताया था कि ये जो रिलेज है, डिफरेंशियल रिले है, बकोज रिले है, ओटीआई है, डब्ल्यूटीआई, ओटीआई, ये कैसे होगी, लोकली ही रिसेट होगी। ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है, और ये थ्रू आईटीआर ही रहता है इनका। द फॉलोइंग 5 रिले हैव इंटरलॉकिंग अरेंजमेंट टू ट्रिप एलवीसीबी एंड एचवीसीबी थ्रू आईटीआर। ये दोनों पांचों रिले किससे होगी, थ्रू आईटीआर के अंडर आती हैं। ये सब चीज़ें आईटीआर को कमांड दे देंगी कि हाँ भाई, और फिर आईटीआर क्या करती है, एलवीसीबी और एचवीसीबी को कमांड कर देती हैं। रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट रिले, ये बताया था कि जैसे आरईएफ की पिकअप वैल्यू क्या होती है, बहुत सेंसिटिव होती है, यानी काफ़ी लो रहती है। तो इसकी हम क्या करते हैं, शुड बी 10% ऑफ फुल लोड प्राइमरी करंट ऑफ द पावर ट्रांसफर। 10% फुल लोड ऑफ द प्राइमरी जो रहता है, प्राइमरी करंट ऑफ द ट्रांसफर, उस पर करके रखते हैं। और ये हमारा आरईएफ रिले बैकअप प्रोटेक्शन भी करती है, किसका, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के अंदर, इंटरनल अर्थ फॉल्ट फॉर द ट्रांसफार्मर वाइंडिंग इन एडिशन टू द अर्थ फॉल्ट इन द रिस्ट्रिक्टेड जोन बिटवीन द ट्रांसफार्मर ब्रेकर एंड द वाइंडिंग। यानी एक ही हमारे जो टीएसएस की जो रिलेज है उसका एक ब्यूटी बोली है कि एक रिले दूसरे रिले के लिए काफ़ी बैकअप का प्रोटेक्शन करती है। यानी कि बैकअप जैसे हमारे आर्मी में रहता है कि यहाँ पे कि एक ये बैकअप में रहता है हर चीज़, कि उसका बैकअप ये करेगा, उसका बैकअप, उसी तरीके से ये भी एक रिले के अंदर एक रिले दूसरे रिले के लिए बैकअप करती है। तो ये आरईएफ जो रिले है वो किसका बैकअप प्रोटेक्शन दे रही है, ये हमारा डिफरेंशियल रिले के प्रोटेक्शन का काम भी करती है। इस तरीके से आरईएफ का रहेगा। ठीक है, और ये आरईएफ के लिए क्या रहेगा, दोनों मैंने बताया था कि जैसे एचवीसीबी के जो पास में जो हमारी सीटी रहती है, प्रोटेक्शन सीटी, उन दोनों को इस तरीके से कनेक्शन करके हमारा रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट का करती है। ठीक है, क्योंकि अर्थ फॉल्ट के केस में जो ये रहेगा I1 और I2, इनका जो इनकमिंग करंट है और जो आउटगोइंग करंट है फॉर एनी इंस्टेंट, उसमें डिफरेंस आएगा और हमारा आरईएफ सेंस हो जाएगा। अब एलवी साइड के प्रोटेक्शन की बात कर लेते हैं। एलवी साइड में बताया था कि आईडीएमटी मोड में हम उसको, हाँ ठीक है, आईडीएमटी मोड में काम कराएंगे यहाँ पे केवल एलवीसीबी का ट्रिप कराने के लिए। और ये इसकी सेटिंग क्या रहेगी, 180% होगा ट्रांसफार्मर फुल लोड प्राइमरी करंट। ठीक है, ताकि हम आईडीएमटी मोड जो हमारे ट्रांसफार्मर की फुल लोड कैपेसिटी है या ओवरलोड कैपेसिटी है, सॉरी, 200% के लिए 5 मिनट के लिए 200% हम कितने देर के लिए ओवरलोड कर सकते हैं, 5 मिनट के लिए ओवरलोड कर सकते हैं। उसको यूटिलाइज करने के लिए हम आईडीएमटी मोड में करवाते हैं। और इसका टीएमएस की सेटिंग किस तरीके से रखेंगे, ताकि ऑपरेटिंग जो भी है एलवीसीबी का थ्रू आईडीएमटी वो 300 मिलीसेकंड में हो जाए। और उस केस में कितने मिलीसेकंड में हो रहा था, 600 मिलीसेकंड में हो रहा था। तो ये चीज़ें हमें बहुत ध्यान रखनी है कि हाँ, कि हमें जो सेटिंग करनी है टीएमएस की वो ऐसी करनी है कि हमारा कोई भी एलवी बस बार में फॉल्ट आए तो एचवीसीबी ट्रिप ना हो। शुड बी इन सच ए वे दैट द ऑपरेटिंग टाइम ऑफ एलवीसीबी थ्रू आईडीएमटी शुड बी 3 मिलीसेकंड फॉर द बस बार फॉल्ट एंड दिस रिले एक्ट एज अ बैकअप प्रोटेक्शन फॉर द फीडर सीबी। यानी कि हमारा, जैसे मैंने बताया कि अगर फीडर सीबी ट्रिप नहीं हो रही है तो उसका बैकअप प्रोटेक्शन कौन करेगा, ये एलवीसीबी को ट्रिप करा के करेंगे। कोई भी जो होगी आईडीएमटी मोड में, जैसे ये फीडर प्रोटेक्शन, फीडर सीबी अगर ट्रिप नहीं हुई किसी फॉल्ट में तो ये रिले क्या करेगी, एलवीसीबी का फीडर सीबी का बैकअप प्रोटेक्शन करेगी। अगर एलवीसीबी ट्रिप नहीं हो रही है तो एचवीसीबी ट्रिप हो जाएगी, एचवीसीबी ट्रिप नहीं हो रही तो जीएसएस की सीबी ट्रिप होगी। इस तरीके से एक ये चेन रहती है। नेक्स्ट को डिस्कस करते हैं। ये हमारा एलवीसीबी के अंदर डेफिनेट टाइम ओसीआर रहेगा। जैसे हमारा एचवी साइड में डेफिनेट टाइम ओसीआर रहा था, उसी तरीके से एलवी साइड में भी डेफिनेट टाइम ओसीआर रहेगा। और ये भी ओवरलोड कैपेसिटी को यूज़ करने के लिए रहता है। और इसकी सेटिंग इस तरीके से रहती है। OL1 की रहेगी 1.2 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट 840 सेकंड के लिए। और ये जैसे आप ये ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि वहाँ पर जो हमारा 840 सेकंड था, यहाँ अगर 1.2 टाइम्स ऑफ IFL है 840 सेकंड के लिए, तो वहाँ कितना था हमारा, आई थिंक 900 सेकंड था। थोड़ा सा मेरे को
ये देखिए 1.3 टाइम्स भी था और वो 900 सेकंड के लिए था। तो इसलिए किया कि हमने कि ऐसा ना हो कि हमारा ओवरलोड के अंदर हम यूटिलाइज करें और हमारा एलवीसीबी ही ट्रिप हो जाए। इसीलिए हम एलवीसीबी की जो रेटिंग है उसको थोड़ा कम रखा है, ताकि हमारा एलवीसीबी एचवीसीबी से पहले ट्रिपिंग ना करे ओवरलोड के केस में। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया 840। और इसी तरीके से 1.4 टाइम्स फुल लोड करंट के लिए 600 सेकंड रहेगा और 1.7 240 सेकंड के लिए रहेगा। एलवी साइड 27 केवी पोस्ट ओवरलोड रिले। ये पोस्ट ओवरलोड रिले क्या करती है कि जैसे आरडीएसओ की गाइडलाइंस है कि अगर एक बार ओवरलोडिंग हो गई ट्रांसफार्मर की, तो दोबारा से ओवरलोडिंग कूलिंग ऑफ पीरियड के बाद में ही होगी, और वो कूलिंग ऑफ पीरियड कितना है 3 आवर्स का है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया। यानी कि एक बार ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो गया तो उसके बाद में जो नेक्स्ट ओवरलोडिंग है वो कब आएगी, 3 घंटे बाद ही आएगी। तो ये रिले उसको चेक करती रहती है कि 3 घंटे से पहले नहीं आने देती है ओवरलोड को। दिस रिले प्रोवाइड टू एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग 2 कंसेक्यूटिव ओवरलोड of the power transformer within 3 hours. The current setting for this relay is 100% of the transformer LV rated current. ठीक है, यानी कि 100% ऑफ एलवी रेटेड करंट से अगर ज़्यादा हो गया तो ये रिले उसको ट्रिप करा देगी। 3 आवर्स तक ये उसको मॉनिटर करती रहती है। 3 आवर्स के बाद में फिर 100% से ज़्यादा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर वापस से जो हमारा नॉर्मल आईडीएमटी मोड में जो ओसीआर काम कर रहा था वो उसमें करेगी। हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं फीडर प्रोटेक्शन रिले। फीडर प्रोटेक्शन रिले के अंदर क्या क्या आ गया, डीपी डिस्टेंस प्रोटेक्शन, इसको शॉर्ट में हम डीपी बोलते हैं। रॉन्ग फेस कपलिंग डब्ल्यूपीसी, पीटी फ्यूज फेलियर। अगर पीटी फ्यूज फेलियर कब करता है, अगर मान लो कि कोई एक सर्टेन वोल्टेज लेवल रहता है उससे अगर कम आ गया और वो उतने ड्यूरेशन के लिए रह गया, तब हमारा पीटी फ्यूज फेलियर का अलार्म आएगा और एलवीसीबी या फीडर सीबी ट्रिप कर देगा। हाँ, फीडर सीबी ट्रिप करा देगा। इंस्टेंटेनियस ओवर करंट प्रोटेक्शन, ठीक है, ओवर करंट प्रोटेक्शन हमारा क्या रहेगा फीडर सीबी में, इंस्टेंटेनियस नेचर का रहता है। ऑटो रिक्लोजर, ठीक है, एआरआर एक्टेड या नहीं है, क्योंकि हमारे ओएचई के अंदर क्या रहते हैं सारे फॉल्ट मैक्सिमम ट्रांजिएंट नेचर के रहते हैं, जो कि ट्रांजिएंट नेचर के रहने की वजह से हम ये नहीं चाहते हैं कि हमें कि कोई भी एक छोटा सा फॉल्ट आए और हमारी फीडर से भी ओपन की ओपन ही रह जाए। तो हम ये चाहते हैं कि ऑटो रिक्लोजर होने की वजह से जो हमारा नंबर ऑफ जो मतलब एक तरीके से हम किसी भी जो टाइम ऑफ डिले है, मतलब ड्यूरेशन डिले को मिनिमाइज कर सकते हैं, और हम इस तरीके से रहता है। लोकल ब्रेकर बैकअप प्रोटेक्शन, ठीक है, ट्रिप सर्किट सुपरविजन, पेंटो फ्लैश ओवर रिले। पेंटो फ्लैश ओवर रिले अभी के टाइम पे जहाँ पर भी पीटीएफए टाइप के न्यूट्रल सेक्शन है वहाँ पे इसको डिसेबल्ड कर दिया जाता है। ठीक है, ये जब काम आती थी पेंटो फ्लैश ओवर रिले जब हमारे ओवरलैप टाइप के न्यूट्रल सेक्शन हुआ करते थे। ठीक है, ओवरलैप टाइप के न्यूट्रल सेक्शन थे। अभी के यूजुअली मोस्ट ऑफ द केसेस अभी हमारे पास में पीटीएफए टाइप के न्यूट्रल सेक्शन है। ठीक है, तो इस वजह से इसको डिसेबल करके रखते हैं। एक है हमारे पास में वेक्टोरियल डेल्टा आई प्रोटेक्शन। वेक्टोरियल डेल्टा आई प्रोटेक्शन क्या कहते हैं, हाई इंपेडेंस के फॉल्ट के अंदर यूटिलाइज करते हैं। हाई इंपेडेंस फॉल्ट क्या होता है, जैसे कि मान लो कोई भी हमारी ओएचई अगर किसी भी ट्री के साथ में टच हो रही है तो प्रॉपर उसको अर्थ नहीं मिल रहा है, तो वो एक हाई इंपेडेंस हो गया। या फिर कोई भी इन केस मतलब जनरली तो ये हो सकता है, या फिर बैलेस्ट के टच में आ रही है ओएचई, अगर मान लो पार्ट भी हो गई और उसको प्रॉपर अर्थ नहीं मिला और प्रॉपर बैलेस्ट बिछा हुआ है उधर, बहुत हाई बैलेस्ट है, उसकी वजह से भी हाई इंपेडेंस रिले वेक्टोरियल डेल्टा आई रिले के प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है उस केस के अंदर भी। उस केस में अगर मान लो कि ओसीआर नहीं आया, या फिर ये भी हो सकता है कि मान लो कि जहाँ आपका टीएसएस है उससे वो फीड एक्सटेंड करके आपको दे रहा है 60-50 किलोमीटर के आसपास या 40 किलोमीटर तक, तो उस टाइम पर यहाँ पर अगर मान लो कि फीड एक्सटेंडेड मोड में 40 किलोमीटर तक ये दे रहा है और यहाँ कोई भी फॉल्ट आता है इस पॉइंट के ऊपर, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि ओसीआर ना एक्ट करे या डीपी भी ना एक्ट करे, तो हमारा वेक्टोरियल डेटा ही रिले उस तरीके से उसका बैकअप प्रोटेक्शन करेगा ओसीआर का, डीपी का, इस तरीके से रहता है। ठीक है, ऑल रिलेज कैन बी इनेबल्ड, और ये सब रिले को इनेबल्ड या डिसेबल किया जा सकता है इंडिविजुअली। जैसे हम ऑटो रिक्लोजर का फंक्शन है, जब भी हम अर्थ फॉल्ट का टेस्टिंग कराते हैं, अर्थ फॉल्ट के केस में हम क्या करते हैं, ऑटो रिक्लोजर को एक बारी के लिए डिसेबल्ड कर देते हैं। या फिर इनमें से बहुत सारी रिले को जब हम रिले की टेस्टिंग करते हैं तब उस टाइम पर भी हम इन्हें डिसेबल्ड या इनेबल्ड करते हैं उस टाइम पर भी, और वापस से उनको उसी मोड में कर दिया जाता है। आउटगोइंग फीडर प्रोटेक्शन किस तरीके से रहेगा, ठीक है, तो इसमें यह है कि हमारा डीपी जो है, मतलब एक चीज़ यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है कि डीपी प्रोटेक्शन के लिए हमें
क्या चाहिए, वोल्टेज और करंट दोनों के सिग्नल चाहिए। रॉन्ग फेज के लिए भी हमें वोल्टेज और करंट, लेकिन इंस्टेंटेनियस ओसीआर के लिए केवल हमें करंट ही चाहिए, क्योंकि ये केवल करंट को मॉनिटर करेगा। और डेल्टा आई के लिए भी वोल्टेज और करंट चाहिए। तो अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि किस किस के लिए हमें केवल करंट का इंडिकेशन चाहिए, तो केवल ओसीआर के लिए चाहिए करंट का इनपुट, बाकी सब के लिए हमारे वोल्टेज के इनपुट चाहिए होते हैं फीडर प्रोडक्शन के लिए। और ये सब किस में रिले रहती है, इंटीग्रेटेड फीडर प्रोडक्शन रिले के अंदर रहता है ये सारा कुछ। और डेल्टा आई के लिए एक अलग से न्यूमेरिकल रिले रहती है। अब डिस्टेंस प्रोडक्शन रिले के लिए क्या रहता है कि हमें इसके लिए क्या क्या सेटिंग्स करनी पड़ती है, द न्यूमेरिक बेस्ड पैरेललोग्राम। और ये रिले किसके ऊपर बेस्ड है, पैरेललोग्राम कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है इसकी, ठीक है। और पहले कौन सी थी, मोर टाइप की रिले यूज़ करते थे। अभी के टाइम में पैरेललोग्राम कैरेक्टरिस्टिक्स वाली रिले यूज़ की जाती है। और ये क्यों करते हैं, इट प्रोवाइड द बेटर डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द फॉल्ट करंट एंड द लोड करंट। फॉल्ट करंट और लोड करंट के बीच में अच्छा डिस्क्रिमिनेशन करती है ओवर द एंटायर फीडिंग सेक्शन। रिले हैज़ द फीचर इंडिपेंडेंट फीचर ऑफ आरएफ फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, आरबी बैकवर्ड रेजिस्टेंस, फॉरवर्ड रिएक्टेंस, बैकवर्ड रिएक्टेंस एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स एंगल। कैरेक्टरिस्टिक्स एंगल क्या होता है, आरसीए बोलते हैं उसको। आप सेटिंग में देखेंगे तो एक आरसीए दे रखा होता है, रिले कैरेक्टरिस्टिक्स एंगल। वो रिले का कैरेक्टरिस्टिक एंगल है और इसकी वैल्यू 70 डिग्री रहती है, ठीक है। और इसी तरीके से लोड एंगल भी रहता है जो लोड पर डिपेंड करेगा, टू अवॉइड द मैल ऑपरेशन ऑफ द रिले ड्यू टू स्विचिंग सर्जेस अराइजिंग ड्यू टू साइमल्टेनियस स्विचिंग ऑन द लोकोस। सेकंड हार्मोनिक ब्लॉकिंग फीचर, इसके अंदर सेकंड हार्मोनिक ब्लॉकिंग फीचर भी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से, और ये हार्मोनिक्स को भी मतलब ब्लॉक करके करती है, क्योंकि अभी जो हमारे लोकोज हैं वो भी एक तरीके से हार्मोनिक को इंजेक्ट करते हैं हमारे ओएचई के अंदर। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रॉन्ग फेज कपलिंग। रॉन्ग फेज कपलिंग क्या करती है कि जैसा कि बताया था कि मान लो कि एक सपोज कीजिए कि कोई भी एक मेमू है, ठीक है, वो हमारे किसी एसपी को पास कर रही है उस टाइम पर, एसपी या टीएसएस को, ठीक है, या एसपी मान लीजिए एक सिंप्लिसिटी के लिए एसपी को पास कर रही है। तो मेमू के अंदर आपको पता है कि एक पेंटो आगे रहता है और एक पेंटो पीछे रहता है, ठीक है। आगे वाले जो लोको पायलट है, जैसे इस तरीके से मेमू जा रही है, ये मेमू का मान लीजिए, और एक पेंटो यहाँ है और एक पेंटो यहाँ है, ठीक है। अब यहाँ का जो लोको, ये मान लो कि हमारे 16 कोच की है मेमो, ठीक है, 16 कोच की मेमो हो गई। और यहाँ हमारा पीटीएफ ही है, ठीक है। और यहाँ पे डीजे ओपन और डीजे ओपन का बोर्ड है कुछ मीटर पहले, ठीक है, मान लीजिए कि 100 मीटर पहले लगा रहता है लगभग। डीजे ओपन का 2 खंबे पहले लगा देते हैं, लगभग 100 मीटर पहले रहता है, ठीक है। डीजे ओपन कर दिया तो 50 से 100 मीटर रहता है ये डीजे ओपन का बोर्ड। बाकी जो हमारे जो उसको इंडिकेशन करने के लिए बोर्ड रहते हैं वो 200 मीटर, 250 मीटर और 500 मीटर पे रहते हैं कि पीटीएफई के इंडिकेशन के लिए वो कहाँ होते हैं, 250 मीटर और 500 मीटर के लिए रहते हैं डीजे ओपन को वो बताने के लिए कि 500 मीटर बाद में पीटीएफई और 250 मीटर बाद में पीटीएफ। फिर एक बोर्ड आ जाता है डीजे ओपन का, तो यहाँ डीजे ओपन का बोर्ड आ गया। लोको पायलट जो यहाँ बैठा है उसने डीजे ओपन भी कर दिया, वो चला गया। फिर यहाँ जो डीजे क्लोज का बोर्ड था तो उसने क्या किया, जैसे ही क्लोज का बोर्ड आया उसने उसको क्लोज कर दिया। लेकिन उस टाइम पर क्या हुआ कि मान लीजिए कि इस एक सिनेरियो मान के चलिए कि यहाँ पर वो पीटीएफई को पूरा पीटीएफई से पहले ही डीजे क्लोज हो गया, यानी कि ये ब्रिजिंग हो गया, यानी कि यहाँ पर जो था। तो उस केस में क्या होगा कि ये जो है आपस में क्या हो गया, शॉर्ट हो गया, यानी थ्रू पेंटो, आगे वाला पेंटो और फिर ये अर्थिंग और फिर ये आपस में दोनों फेज क्या हो गए, ये शॉर्ट हो गए। इस केस के अंदर भी क्या हो सकता है कि डब्ल्यूपीसी ऑपरेट हो सकता है। और ये क्यों शॉर्ट हो सकता है, मान लीजिए कि जो हमारे डीजे ओपन और डीजे क्लोज के जो बोर्ड लगे हुए थे पहले ही 16 कोच की बजाय 12 कोच की मेमो के अकॉर्डिंग लगे हुए थे, सपोज कीजिए, ठीक है। पहले उस सेक्शन में ये मान के चलिए कि 12 कोच की मेमो चलती थी, ये 12 कोच की वंदे भारत, आई थिंक 12 कोच की थी सबसे पहले वंदे भारत, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग लगे हुए थे मेमो बोर्ड। और फिर क्या हुआ, डिसाइड होगा कि 16 कोच की या कोई भी दूसरे जो हायर नंबर ऑफ कोचेस की लग गई। जैसे अभी पहले जो वाइट कलर वाली वंदे भारत चल रही थी उसके आई थिंक 16 कोच की थी, वो मेरे को थोड़ा एग्जैक्ट याद नहीं है। और उसके बाद अभी जो स्लीपर वर्जन आया है उस पर नंबर ऑफ कोचेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ सिनेरियो लग रहा है तो हमें ये देखना है कि हमारे सेक्शन के अंदर जो भी डीजे ओपन डीजे क्लोज के बोर्ड हैं वो बहुत प्रूडेंटली लगे हों, सही से कैलकुलेशन करके लगे हों, नहीं तो ये रिले एक्टिवेट हो सकती है। इस तरीके से है ये। या फिर हमारा स्काडा फुली ऑपरेशन में नहीं और टीपीसी उसको मतलब उसको ब्रिजिंग बीएम को ही क्लोज कर दे गलती से, तब भी ये रॉन्ग फेज रिले
ऑपरेट हो सकती है। ठीक है, तो हमारा इस तरीके से बता रखा है 0 kV और 0 kV का है, तब ब्रिजिंग बीएम को पॉसिबली हम क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, और एक तरफ 0 kV है 25 kV है तब भी पॉसिबल है। इस तरीके से ये स्काडा में लॉजिक होना चाहिए, दोनों तरफ 25 kV है तो हमें ऑपरेट नहीं करना है। और इस तरीके से इसकी सेटिंग रहती है। WPC जो किस प्रिंसिपल पे काम करती है, WPC रिले ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मेजर्ड फॉल्ट इम्पिडेंस। जो उस टाइम पे जो फॉल्ट आया उसका इम्पिडेंस एंड इट्स एंगल, वो दोनों को मेजर करेगी। इफ इम्पिडेंस लाइज बिटवीन 11 ओम टू 39 ओम एंड इट्स एंगल लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट बिटवीन 90 to 150 डिग्री इन RX प्लेन। ठीक है, RX प्लेन रहता है हमारा, R इस तरीके से रहेगा, X प्लेन रहेगा। ठीक है, इस प्लेन के अंदर इसका अगर 90 डिग्री से 150 डिग्री इन RX प्लेन, then the relay identifies a wrong phase coupling and initiate a trip command. This relay does not act for the regenerative current produced by loco EMU and below a preset limit 3 ampere. ठीक है, PT fuse failure. This relay continuous monitor PT voltage and if PT fuse blown out, PTFF alarm. ठीक है, इसमें क्या रहेगा कि अगर हमारा PT वोल्टेज बोथ आर बिलो द प्रेजेंट वैल्यू and feeder CB is in close condition for the definite time, an alarm will be occur. Feeder CB अगर and feeder CB is in close condition for definite time, an alarm will be occur. एक वैल्यू डिसाइड कर रखिए, अगर उससे कम होगा तो feeder CB और क्लोज कंडीशन में है तो एक अलार्म आएगा। अगर PTFF ट्रिप कब आएगा, PTFF दो तरीके का मोड रहता है, PTFF अलार्म एंड PTFF ट्रिप। इफ PT वोल्टेज मेजर्ड बिलो द सेट वोल्टेज, line current is more than the set current and the feeder CB is in close condition, then it will trip the feeder CB within 100 millisecond. अगर हमारा इसका कहने का मतलब हुआ कि PT वोल्टेज अगर या तो लाइन करंट बहुत ज़्यादा हो गया है और PT वोल्टेज जो हमारा दे रहा है वो हमारा काफ़ी कम हो गया है, तब उस केस के अंदर ये क्या करते हैं, PTFF ट्रिप भी 100 मिलीसेकंड में feeder CB को क्लोज करा देगा। अब यहाँ पे वोल्टेज कितना हो गया, 10 वोल्ट दे रखा है और करंट की वैल्यू है 1.5 एम्पियर, तब उस केस के अंदर 100 मिलीसेकंड में ये ट्रिप करा देगा। ठीक है, इंस्टेंटेनियस OCR करंट रिले, इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले एंड इंस्टेंटेनियस टाइप ओवर करंट रिले ट्रिप फॉर द करंट एक्सीडिंग 200% ऑफ द ट्रांसफार्मर सेकेंडरी रेटेड करंट एंड दिस ऑपरेटिंग टाइम ऑफ द रिले इज 20 ± 2 मिलीसेकंड। यानी कि 200% ऑफ, क्योंकि हमारा ओवरलोड की कैपेसिटी कितनी है 200% तक हम उसको कर सकते हैं 5 मिनट के लिए। अगर 200% से ज़्यादा अगर हमने उसको यूटिलाइज करने लगा तो इंस्टेंटेनियस OCR रिले ऑपरेट होएगी और उसको ऑपरेट ट्रिपिंग कमांड दे देगी। द ऑपरेटिंग टाइम ऑफ द रिले इज 20 ± 2 मिलीसेकंड। बट जैसे ये रिले का जो टाइम है वो हुआ, लेकिन इसके अंदर मास्टर ट्रिप रिले का भी टाइम ऐड होगा जो, और फिर जो फॉल्ट क्लियरिंग टाइम इससे ज़्यादा होगा मास्टर, और CB का भी ओपनिंग टाइम रहेगा। CB का जैसे मान लो कि 50 मिलीसेकंड ओपनिंग टाइम होगा, फिर मास्टर ट्रिप रिले का भी कुछ 5 मिलीसेकंड के आसपास टाइम रहेगा, फिर इसका 20 मिलीसेकंड, इतना टाइम हो गया। तो 90 95 या ओवरऑल 100 मिलीसेकंड के अंदर इसको हमारी feeder CB को ओपन करा देगा इंस्टेंटेनियस मोड के अंदर। ठीक है, ऑटो रिक्लोजिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर। ठीक है, ये जैसे मैंने बताया था कि हमारे जितने भी OHE के फॉल्ट होते हैं वो ट्रांजिएंट नेचर्स के होते हैं, वो अपने आप भी सेल्फ मतलब भी निकल जाते हैं कुछ फॉल्ट, तो उस केस में हम ऑटो रिक्लोजिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर यूज़ करते हैं उसके ये फीचर को। ठीक है, इसमें क्या रहता है कि एक डेड टाइम रहता है, जैसे मान लो कि यहाँ पे OHE हमारा feeder CB ट्रिप हुई, फिर उसके बाद में वो कुछ एक टाइम डेड टाइम रहता है। ठीक है, यहाँ पे ये होगा डेड टाइम। फिर अगर मान लो उस टाइम के अंदर, मतलब उस टाइम के अंदर जैसे ट्रिप हुई, फिर कुछ टाइम तक हमारा OHE में कोई करंट नहीं रहेगा कुछ मिली सेकेंड्स के लिए, फिर वापस से feeder CB यहाँ पर इस पॉइंट पर ट्रिप हुई, मान के चलिए ये ट्रिप नहीं सॉरी क्लोजिंग टाइम हुआ, ये हुआ ट्रिपिंग टाइम feeder CB का, कुछ टाइम के लिए ट्रिप रहेगी, फिर क्लोज रहा, यानी कि इस टाइम के लिए इस जो मिली सेकेंड के लिए कोई भी OHE के अंदर करंट नहीं है। फिर यहाँ पर वापस से feeder CB क्लोज हुई, feeder CB क्लोज होने के कुछ सेकेंड तक
हमेशा ये जो ऑटो रिक्लोजर रिले है ये चेक करती रहती है कि हाँ भाई कि दोबारा से तो फॉल्ट नहीं आ रहा है कोई भी, तो उस टाइम को क्या बोलते हैं, रिक्लेम टाइम। अगर इस रिक्लेम टाइम के अंदर, ये जनरली 0.5 सेकंड का रहता है, अगर 0.5 सेकंड के अंदर दोबारा से कोई भी फॉल्ट आ गया तब ये वापस से उसको कमांड नहीं देगी। और हम ऑटो रिक्लोजर का सिंगल शॉट ही रखते हैं, यानी कि 1 शॉट के अंदर अगर कोई भी रिक्लेम टाइम के अंदर फॉल्ट आ गया है तब वो उसको दोबारा से कमांड नहीं देगी। और इस टाइम के बाद में फिर वो ठीक है कि अब मतलब OHE होल्ड हो रही है तो ठीक है, नहीं तो अगर OHE फोल्ड नहीं हुई, जैसे मान लो कि रिक्लेम टाइम से पहले ही हमारा यहाँ पर ही कोई मान लो 0.5 सेकंड से पहले ही कोई भी एक फॉल्ट परसिस्ट कर रहा है जो कि गया नहीं है, तब क्या होगी, हमारे लॉकआउट में चली जाएगी। ठीक है, और उस केस में लॉकआउट का मतलब ये नहीं होता कि हमारा टीपीसी उसको कमांड नहीं दे के क्लोज नहीं करा सकता। जैसे कि मैंने बताया था कि फीडर के अंदर जो भी फीडर प्रोटेक्शन के लिए जो भी रिलेज लगी हुई हैं वो क्या होती हैं कि वहाँ से मतलब टीपीसी उसको रिसेट कर सकता है। तो टीपीसी अब क्या करेगा, फीडर सीबी को कमांड देगा, खुद से कमांड देगा, क्योंकि ऑटो रिक्लोजर तो चला नहीं, एक बार ही चला, उसने कमांड दी, अब फिर वो होल्ड नहीं हुआ, इस टाइम के अंदर वापस से ट्रिप करवा दिया उसने, फिर वो टीपीसी क्या करेगा, उसको कमांड दे के वापस से क्लोज कराने की कोशिश करेगा। अगर हमारा कोई इस तरीके का फॉल्ट है जो कि ट्रांजिएंट नेचर का है या कुछ भी है जो कि एक सिंगल शॉट में नहीं निकला है ऑफ द ऑटो रिक्लोजर रिले, तो वो वापस से फिर से भी होल्ड हो जाएगी, और परमानेंट नेचर का तो फिर से भी होल्ड नहीं होगी और उसको चेक करना पड़ेगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। द प्रैक्टिस अडोप्टेड प्रेजेंटली इज टू प्रोवाइड ए सिंगल शॉट, जैसे बताया था कि सिंगल शॉट हाई स्पीड ऑटो रिक्लोजर ऑफ द ब्रेकर विद द डेड टाइम ऑफ 0.5 सेकेंड। ठीक है, 0.5 सेकंड का रहता है डेड टाइम, यानी ये कितना रहेगा डेड टाइम 0.5 सेकंड, एडजस्टेबल बिटवीन 0.1 to 1 सेकंड, एंड रिक्लोजर टाइम आफ्टर 30 सेकंड। Adjustable between 60 to 60 seconds. If the fault persists, the circuit breaker trips and gets locked. The circuit breaker needs resetting of the future further operation. The auto reclosing scheme is interconnected with the remote control equipment for the telesignaling and the lockout condition of the auto recloser to remote control and center, and for resetting the same through the telecommand through from RC center। ठीक है, रिमोट कंट्रोल सेंटर से भी हो जाता है। ऑटो रिक्लोजर इज बाईपास इफ द फॉल्ट करंट इज 500 एम्पियर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर कोई इस तरीके का फॉल्ट आया जिसकी वजह से फॉल्ट एम्पियर जो करंट है, अगर हमारा फॉल्ट करंट कितना चला गया, 5000 एम्पियर का चला गया, तब उस केस के अंदर हमारा ऑटो रिक्लोजर काम नहीं करेगा। ये भी सेटिंग की जा सकती है कि कितने फॉल्ट करंट के ऊपर हम ये ऑटो रिक्लोजर को नहीं चाहते, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो वो फॉल्ट है वो छोटा मोटा फॉल्ट नहीं है, यानी कि ट्रांजिएंट नेचर का नहीं है, वो कोई हैवी फॉल्ट है जिसकी वजह से इतना हैवी करंट फ्लो किया गया है। तो इस वजह से हम उस केस के अंदर हम ऑटो रिक्लोजर को फंक्शन को यूटिलाइज नहीं करते, क्योंकि वो एक बार डैमेज हो गया तो ऐसा ना हो कि ऑटो रिक्लोजर चले और वापस से उस डैमेज को बढ़ाए। तो इसीलिए हम उसके अंदर उस कंडीशन के अंदर ऑटो रिक्लोजर को बाईपास करके रखते हैं इस फॉल्ट के करंट के अंदर। इसकी सेटिंग भी कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। मतलब तो और बट ऐसा करना नहीं है, जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो भी हमारे रिले की सेटिंग है उसके अंदर कोई भी चेंजेस होते हैं जो कि हमारे कंपिटेंट अथॉरिटी सीनियर डी सर रहते हैं डिवीज़न के अंदर, और कंस्ट्रक्शन के अंदर डिप्टी सी सर रहते हैं, उनके परमिशन के बिना कोई भी रिले की सेटिंग में चेंजेस नहीं करने होते हैं। तो ठीक है, तो ये और ये वीडियो केवल एक जस्ट इंफॉर्मेटिव पर्पज़ के लिए बनाया गया। अगर इसमें अगर कोई तरीके का कहीं डाउट रह रहा है या कोई भी मिस गाइडेंस हुआ है तो प्लीज़ कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, ऑटो रिक्लोजर लॉजिक जैसा कि मैंने बता दिया था कि ये कि लॉकआउट कंडीशन वगैरह का ये बता दिया था, और इसमें लॉजिक क्या रहता है, अगर सीबी अगर पहले से ही इज ऑलरेडी इन कंडीशन, ये देख लेते हैं। द रिले इज प्रोवाइडेड विद अ सिंगल शॉट ऑटो रिक्लोजर फंक्शन आफ्टर द फॉल्ट रिले इनिशिएट the auto recloser sequence. The auto recloser sequence can be blocked by using blocking logic. The following are the condition during which auto recloser sequence can be blocked. auto recloser का sequence किन किन conditions में block किया जाता है? relay is already in lockout condition. अगर relay पहले से lockout condition में है तो auto recloser काम नहीं करेगा। The auto recloser REC block input is active. This is a status input which can be used to block ARR auto recloser relay by external event। ठीक है, ARR block current is enabled
ऑटो रिक्लोजर रिले ब्लॉक करंट इज इनेबल एंड द फॉल्ट करंट इज मोर देन द सेट वैल्यू, यानी मैंने जैसे बताया कि 5000 एम्पियर से अगर ज़्यादा अगर फॉल्ट करंट चला गया तो हमारा वो रिले मतलब ऑटो रिक्लोजर काम नहीं करेगा। ऑटो रिक्लोजर रिले ब्लॉक करंट इज इनेबल, यानी कि इस फीचर को फॉल्ट करंट को करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए हमें ऑटो रिक्लोजर आरआर ब्लॉक करंट को इनेबल करके रखना पड़ेगा। सीबी इज ऑलरेडी इन ओपन कंडीशन, यानी सीबी हमारे पहले से ओपन है तब भी ये ऑटो रिक्लोजर काम नहीं करेगा। नंबर ऑफ शॉट्स आर सेट टू 0, अगर नंबर ऑफ शॉट 0 ही कर रखे हैं तब तो वो ऑटो रिक्लोजर काम ही नहीं करेगा, क्योंकि जनरली हम सिंगल शॉट पे कर रख सकते हैं और आई थिंक ये 2 शॉट तक मैक्सिमम इसके अंदर फीचर रहता है। लोकल ब्रेकर बैकअप फंक्शन नॉर्मली आफ्टर ट्रिपिंग करंट should become 0 within 100 to 200 millisecond time, depends upon type of fault and the breaker mechanism. After fault, relay triggers internal timer resettable 0 to 500. If the fault is not cleared during this time, the relay declare as a breaker fail, local breaker backup function, and the changes another contacts. These contacts marked as the breaker fail can be used to trip backup such as LV, or can be used to generate alarm signals. Normally after tripping, current should become 0. That means within 100 से 200 milliseconds time depend upon the fault and the breaker mechanism. मीन्स क्या हुआ कि जैसे हमारा कोई भी फॉल्ट होता है वो 100 से 200 मिली सेकेंड में क्लियर हो जाना चाहिए। मतलब इसका कहने का मतलब यानी कि फॉल्ट टाइम जो रहता है वो हमारा 100 से 200 मिली सेकेंड में हो जाना चाहिए। यानी कि कोई भी जो एक, या फिर इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर मान लो कोई भी अपना सीबी को ट्रिप कराया, कोई भी ट्रिपिंग हुई, उसके बाद में जो करंट रहता है मतलब कुछ भी वो 0 हो जाना चाहिए 100 से 200 मिली सेकेंड के अंदर अंदर। बट इन केस नहीं होता है, सपोज कीजिए, तो इसमें इस रिले में क्या फंक्शन रहता है कि जब भी कोई भी फॉल्ट हुआ, मतलब इस रिले ने किसी को भी ट्रिप कराने के लिए कोई भी कमांड दी, तो उसमें एक तरीके से टाइमर चल जाएगा कि हाँ भी कि ये टाइमर शुरू हो रहा है। अब उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर 0 से 500 मिली सेकेंड के 5000 मिली सेकेंड के अंदर अगर वो पर्टिकुलर, जैसे मान लो कि जो कमांड किस में जाना चाहिए था, फीडर प्रोटेक्शन की बात करते हैं, तो किसको ट्रिप कराना चाहिए था, उसको फीडर सीबी को ट्रिप कराना चाहिए था, ठीक है, फीडर सीबी को। बट फीडर सीबी ट्रिप नहीं हो रही है उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर, तो ये क्या करेगा कि उसको एज ए ब्रेकर फेल ट्रिप कर दे, यानी कि वो ब्रेकर क्या हो चुका है, फेल हो चुका है, और वो उसके नेक्स्ट जो सीक्वेंस में सीबी है यानी कि एलवी सीबी है वो उसको ट्रिप कराने के लिए कमांड दे देगा, यानी कि उस टाइम पर एलवी सीबी हमारी ट्रिप हो जाएगी अगर ऐसी कंडीशन, अगर ब्रेकर फेल की कंडीशन आ रही है तो इस तरीके में ये लोकल बैकअप रिले फंक्शन करती है। यानी कि जिस टाइम पे जो रिले ट्रिप होनी चाहिए थी वो रिले ट्रिप ना होकर उसके नेक्स्ट रिले को ट्रिप कर देना, तो इस तरीके से ये करेगी। यानी कि फीडर सीबी का बैकअप रिले क्या हो गई, बैकअप ब्रेकर क्या हो गया, एलवीसीबी हो गया। एलवीसीबी का ब्रेकर बैकअप क्या हो जाएगा, यानी कि मान लो किसी के अंदर एलवीसीबी ट्रिप होना था और एलवीसीबी का ब्रेकर बैकअप क्या हो जाएगा, एचवीसीबी हो जाएगा। तो ब्रेकर फेल डिले क्या होता है इसमें, डीपीआर का मान लो कोई फॉल्ट है, डीपीआर टाइप का है, डीपीआर का ऑपरेटिंग टाइम प्लस मास्टर ट्रिप रिले का ऑपरेटिंग टाइम प्लस सीबी का जो एक ट्रिपिंग टाइम होता है यानी ओपनिंग टाइम या टॉलरेंस टाइम। टॉलरेंस मतलब डीपीआर का 40 मिली सेकेंड हम लेके चलते हैं, एमटीआर का 15 मिली सेकेंड के आसपास होता है, सीबी का ओपनिंग टाइम 40 मिली सेकेंड या 50 मिली सेकेंड के अराउंड रहता है, या मैक्स टू मैक्स 60 मिली सेकेंड, और टॉलरेंस 100 मिली सेकेंड, यानी 200 मिली सेकेंड हमने इसको लोकल ब्रेकअप बैकअप फंक्शन का डिले मान लिया। अब ये ट्रिप सर्किट सुपरविजन क्या है कि इसके अंदर क्या करते हैं कि ये एक सर्किट को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता रहता है कि सब सिस्टम हेल्दी है या नहीं है।
द आउटपुट मार्क द ट्रिप सर्किट फॉल्टी इज बिकम क्लोज रिले जनरेट TCF अलार्म एट द फॉलोइंग कंडीशंस। ठीक है, तो इस तरीके से ये ट्रिप सर्किट का सुपरविजन करता रहता है। पेंटो फ्लैश ओवर रिले, मान लो कभी कोई ट्रेन लाइव सेक्शन से डेड सेक्शन में चली गई, मान लो, और डेड सेक्शन में किसी तरीके का काम चल रहा है, मान लो कि वहाँ पे मेंटेनेंस हो रहा है या कोई भी है, तो वहाँ पे हैवी फ्लैश ओवर एक बनेगा। ठीक है, उस कंडीशन के अंदर ये उस तरीके का ना आए, तो इसके अंदर इस तरीके का लॉजिक रहता है कि ये कंटिन्यूसली मॉनिटर करती रहती है, ठीक है, उस कंडीशन को, और ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इस तरीके से है पेंटो फ्लैश ओवर रिले का। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी कंडीशन में लाइव सेक्शन से डेड सेक्शन में पेंटो जा रहा है तो फ्लैश ओवर आएगा, और फ्लैश ओवर को अवॉइड करने के लिए, हमारा को उसमें पार्टिंग वगैरह ना आए या कुछ भी ना आए, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए पेंटो फ्लैश ओवर रिले काम करती है। ठीक है, डेल्टा ई रिले, डेल्टा ई रिले क्या करती है, हमारा हाई रजिस्ट्री फॉल्ट को एक तरीके से उस कंडीशन से हमें बचाती है। और ये क्या करती है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करती है, इसका प्रिंसिपल रहता है वेक्टोरियल डिफरेंस बिटवीन द बेस एंड द फॉल्ट करंट। ये क्या करती है, वेक्टोरियल डिफरेंस करती है। वेक्टोरियल मतलब एक फेज के साथ में करेगी। केवल पहले क्या होता था कि स्केलर डेल्टा ई रिले भी रहती थी, और अभी के टाइम में जो रिले रहती है वो वेक्टोरियल डेल्टा ई रहती है, यानी कि इसमें ये एक फेज एंगल का भी उसमें बेस करंट और फॉल्ट करंट में डिफरेंस को ये चेक करती रहेगी। और एक्चुअल में अपने क्या होता क्या है कि नॉर्मल कंडीशन में हमारा बेस करंट ज़्यादा होता है, फॉल्ट करंट कम होता है, और बेस करंट के अंदर हार्मोनिक्स होते हैं और फॉल्ट करंट में हार्मोनिक्स नहीं होते हैं, कि ये फंडामेंटल डिफरेंस है। इस चीज़ को देखते हैं अंदर। देखो डिस्टेंस रिले, अगर मान लो कहीं पर भी कुछ ऐसा फॉल्ट आ रहा है, तो ये एक इस रिले की खास बात क्या है कि मैंने आपको पहले भी इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें बताई थी कि ये एक सिस्टम, ये रिले का एक ब्यूटी बोलिए कि इसमें एक रिले दूसरे रिले के लिए बैकअप का काम भी बहुत सारी रिले करती है। यानी DPR का बैकअप क्या कर रही है, डेल्टा ई रिले कर रही है। जैसे जैसे हमारे REF किसका बैकअप कर रही थी, REF रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट रिले, वो डिफरेंशियल रिले का बैकअप का काम कर रही थी, डिफरेंशियल रिले का। ठीक है, यानी डिफरेंशियल रिले ऑपरेट नहीं होगी तो उस केस में REF रिले ऑपरेट कर जाएगा हमारा। और इसी तरीके से डिस्टेंस प्रोटेक्शन का क्या करते हैं कि डेल्टा ई रिले उसका बैकअप का काम करती है। डिस्टेंस रिले में फेल टू डिटेक्ट द फॉल्ट एट हाई रेजिस्टिव नेचर। In order to detect these type of fault, delta E type of relay is introduced at the traction substation. It works on the principle of vectorial difference between the base and the fault current. If the vectorial difference seen by the relay is more than the set value, it initiate the ट्रिप कमांड। यानी कि जो वेक्टोरियल डिफरेंस है, अगर उसमें बेस और तो फॉल्ट करंट में ज़्यादा डिफरेंस हो गया है तो ये ट्रिप कमांड कर देगा। और जैसे मैंने बताया फॉल्ट करंट जो होता है वो मोस्टली फंडामेंटल कंपोनेंट्स होते हैं फॉल्ट करंट के अंदर। वेयर इज द लोड करंट, जो हमारा लोड करंट यानी TSA से जा रहा है, जो हमारे लोड्स हैं वो ड्रॉ कर रहे हैं, उसमें हार्मोनिक कंपोनेंट्स होते हैं। और ये हार्मोनिक कंपोनेंट्स क्यों आते हैं, क्योंकि इनके अंदर काफ़ी सारा लोड, जैसे जो हमारे IGBT बेस्ड जैसे लोकोज हैं, IGBT बेस्ड लोकोज आ गए ना अभी, 3 फेज लोको जो है IGBT बेस्ड है। उससे पहले कौन से बेस्ड होते थे, SCR बेस्ड थे हमारे पास में, या नहीं IGBT बेस्ड से पहले GTO बेस्ड थे, गेट ऑन ऑफ थायरिस्टर जिसे बोलते हैं, और उससे पहले SCR बेस्ड थे। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में एडवांसमेंट होता है उसके कौन सी है कि वो हार्मोनिक्स भी इंजेक्ट कर रहे हैं। अब उसके लिए हार्मोनिक फिल्टर्स वगैरह वो एक अलग टॉपिक है, वो भी लगाते हैं। बट अभी के लिए ये समझिए कि वो हार्मोनिक्स हैं, फॉल्ट करंट के अंदर हार्मोनिक्स नहीं होते हैं, लोड करंट में हार्मोनिक्स होते हैं। तो उसको वो मॉनिटर कर लेता है कि दिस feature is used to discriminate the fault and the load current in the delta E type of fault selective relay. It is used as a backup to the distance प्रोटेक्शन, मतलब डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले का ये बैकअप की तरह काम करता है। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल बता दिया, ये सैम्पलिंग करता रहता है, ये 5 मिली सेकेंड्स के ऊपर एवरेज करता रहता है, एवरेजिंग ऑफ एवरेज 60 मिली सेकेंड्स पे। ठीक है, प्रोटेक्टेड जोन इफेक्टिव इन द नॉर्मल फीडिंग जोन, नॉर्मल फीडिंग जोन में काफ़ी इफेक्टिव है। ब्लॉक द ट्रिप कमांड, ये इसमें ये बताया गया है कि अगर सेकेंड हार्मोनिक कंपोनेंट आ गया वो मोर देन 15% है। If block the trip command if second harmonic is more than 15%, in case of third harmonic is more than 10%, then delta I is desensitized। ठीक है, हो सकता है कि आपके जो मेन फॉल्ट करंट है उसमें कुछ एक लिमिट तक हार्मोनिक से, जैसे मैंने बताया था कि टॉलरेंस होता है हर चीज़ में, तो उसी तरीके से उसमें टॉलरेंस भी ऐड किया गया है।
ये कब हाई रेजिस्टेंस के फोल्ड में करता है? हाई रेजिस्टेंस फोल्ड का क्लियर हो चुका होगा कि जैसे ट्री के ऊपर कोई भी अपना OHE गिर गया, या ट्री के ऊपर OHE, मतलब ट्री OHE पे गिर गया, सॉरी, ट्री अगर कोई भी उसकी टहनी वगैरह OHE पे गिर गई, या OHE हमारी गिर के बैलेस्ट पे आ गई जिससे कि पूरा अर्थ नहीं मिल रहा है, तब उस केस में अपना डेल्टा ई रिले ऑपरेट करेगा। और ये क्या नेचर का होता है? यूजिंग पॉलीगोनल कैरेक्टरिस्टिक्स इसका करते हैं, बैकअप टू डिस्टेंस प्रोटेक्शन यूजिंग पॉलीगोनल कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये हमें हर टाइम पे वोल्टेज करंट ये पैरामीटर्स इसके डिस्प्ले पे आते रहते हैं। अब हम रिले टेस्टिंग के बारे में समझते हैं कि रिले टेस्टिंग करने के लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है। मतलब एक है, फर्स्ट टेस्ट है प्राइमरी इंजेक्शन। दो तरीके के टेस्ट होते हैं, प्राइमरी इंजेक्शन और सेकेंडरी इंजेक्शन। जब हमारा TSS कमीशन्ड हो रहा है उस टाइम पर प्राइमरी इंजेक्शन किया जाता है। प्राइमरी इंजेक्शन एक तरीके से इस तरीके का टेस्ट है जो रियल टाइम फॉल्ट की कंडीशन को क्रिएट कर रहा है। रियल टाइम फॉल्ट की कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे फॉल्ट की कंडीशन कब आती है, यानी कि कुछ ना कुछ, जैसे मैंने कोई भी एक चीज बताई थी कि कोई भी रिले के अंदर इनपुट्स क्या है, या तो वोल्टेज सिग्नल है या करंट सिग्नल है। तो वोल्टेज सिग्नल और वो करंट सिग्नल को ये प्राइमरी इंजेक्शन किट जनरेट करती है। दैट मीन्स जहाँ पे हमारा PT और CT लगे हुए हैं वहाँ पे इस किट को लेके जाएंगे और वहाँ पर वो फॉल्ट की कंडीशन को क्रिएट करेंगे। और वो फॉल्ट की कंडीशन क्या होगी? हमारी बस बार के थ्रू होते हुए या केबल के थ्रू होते हुए, जो हमारी PT CT की केबल्स हैं उनके थ्रू होते हुए फिर हमारे रिले पैनल से जाएगी, और फिर रिले पैनल वापस से उससे एसोसिएटेड CB को ट्रिप कराएगा। दैट मीन्स इस प्राइमरी इंजेक्शन के अंदर हमारी जो केबल है वो चेक हो गई, CT PT भी चेक हो जाएंगी, केबल्स भी चेक हो गई जो हमारे जो कम्युनिकेट करा रही हैं, ठीक है, प्लस हमारी रिले भी चेक हो गई, प्लस वापस से जो CB और BM कितना टाइम में ट्रिपिंग हो रही है वो चेक हो जाती हैं। बट ये तो ठीक है, और ये केवल टेस्ट हमारा केवल कमीशनिंग के टाइम ही यूजुअली किए जाते हैं, या फिर मेजर चेंजेस होते हैं कोई भी TSS के अंदर तब ये प्राइमरी इंजेक्शन होता है, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं। इट टेस्ट ऑल द इन्वॉल्व प्रोडक्शन स्कीम, मेजर द टाइम क्लियर बाय द CB, ठीक है, ये रियल टाइम के ऊपर बेस्ड है, ये बता चुका हूँ। और इस टेस्ट में क्या क्या चाहिए होती है हमें? ऑटो ट्रांसफार्मर चाहिए कनेक्टेड टू 230 वोल्ट सप्लाई विच कन्वर्ट्स 230 वोल्ट टू डिजायर्ड वोल्टेज, ठीक है। और इसके अंदर एक चीज़ ये बोला जाता है कि कभी भी जब हम 230 वोल्ट की सप्लाई लेते हैं तो हमें 80 की सप्लाई नहीं लेना है, क्योंकि 80 की सप्लाई में हो सकता है कि हार्मोनिक कंपोनेंट्स हो, तो और जो इसलिए, और फिर 80 की सप्लाई लेते हुए उसमें हार्मोनिक कंपोनेंट्स तो हो सकता है कि आपको उस तरीके के रिजल्ट्स ना मिले जो कि डिजायर्ड है। तो इसके लिए हमें स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की सप्लाई ले लेनी चाहिए, बेटर रहता है रादर देन टेकिंग 80 सप्लाई, ठीक है। वेरिएक इज अगेन कनेक्टेड टू द करंट इंजेक्टर वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर विच वेरिएबल वोल्टेज टू वेरिएबल करंट, ठीक है। The output of current injector is connected to bus bar or the feeder bus. The fault current injected by the current selector and accordingly CB trips. In this method, we are not only checking the condition of CB, relays, PT, etc, but also through internal wiring is also checked. Internal wiring भी check हो जाती है इसमें। तो प्राइमरी इंजेक्शन के लिए क्या क्या चाहिए होती है? जैसे मैंने बताया था कि कमीशनिंग के टाइम ही इसको चेक किया जा सकता है, या फिर मेजर रिपेयरमेंट की और उस टाइम पे किया जाता है, या फिर कोई भी इक्विपमेंट रिप्लेस हुआ है तो, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या है? क्या क्या एडवांटेज देखी गई हैं? एक तो रॉन्ग सीक्वेंस ऑफ बुशिंग CT है इन डिफरेंशियल प्रोटेक्शन कैन बी चेक। अगर रॉन्ग सीक्वेंस में हमने बुशिंग CT को लगा दिया है, जैसे बताया था कि 1.1 और 1.2 है, और ये है 2.1 और 2.2, और आपने 1.1 और 2.1 को हमें यूज़ करना है। अगर मान लो कि 1.1 और 2.2 को यूज़ कर लिया तब भी डिफरेंशियल रिले एक्टिवेट हो जाएगी आई थिंक, और या फिर किसी और कंडीशन में भी हम इसके कनेक्शंस को सही नहीं कर रहे हैं तब भी डिफरेंशियल रिले ऑपरेट होगी। तो रॉन्ग सीक्वेंस ऑफ बुशिंग CT अगर हमने यूज़ किया तब डिफरेंशियल प्रोटेक्शन होता है, तो ये हम पहले ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एनर्जाइज करने लगे और फिर जाके डिफरेंशियल प्रोटेक्शन एक्टिवेट हो गया। तो ये एक चीज़, इसका एक एडवांटेज है कि आप अपने TSS को फर्स्ट टाइम एनर्जाइज करने से पहले आप उसको चेक कर सकते हैं, और रियल टाइम फॉल्ट की कंडीशन को में चेक हो जाती हैं ये सब चीज़ें।
अगर और ये भी चेक हो जाएगा कि रॉन्ग सीक्वेंस में तो रिले ट्रिप नहीं करवा रहा है। जैसे कि मैंने बताया था कि फीडर सीबी जहाँ ट्रिप होनी चाहिए, ऐसा तो नहीं है कि एलवीसीबी ट्रिप हो रहा है, ठीक है। एलवीसीबी एज ए बैकअप प्रोटेक्शन ही काम करना चाहिए, और बट फीडर सीबी ही ट्रिप होना चाहिए। फर्स्ट फीडर सीबी होना चाहिए, देन एलवीसीबी होना चाहिए। ड्यूरिंग ओवरलोडिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर सीक्वेंस ट्रिपिंग बाय OL1 OL2 OL3 ट्रिप एलवीसीबी नोट द फीडर सीबी। अगर मान लो कि ओवरलोडिंग हो रहा है तो हमारा क्या ट्रिप होना चाहिए, एलवीसीबी होना चाहिए, फीडर सीबी नहीं होना चाहिए। OL1 OL2 OL3 से एलवीसीबी ट्रिप होना चाहिए, ठीक है, ओवरलोडिंग के केसेस में। नोट द फीडर सीबी। एंश्योरिंग द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन ऑफ रिले इन प्रोटेक्शन सिस्टम। सारे ऑपरेशन मतलब प्रोटेक्शन सिस्टम में जो भी रिलेज हैं उसका एक एंश्योर हो जाते हैं सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन को। डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि ये रियल फॉल्ट की कंडीशन को करता है और इसमें सीबी भी जो हो रहा है वो रियल कंडीशन में ट्रिप हो रहा है, तो इसीलिए तो हमारी जो सीबी की लाइफ है उसको डिटीरियोरेट होती है, मिनिमाइज होती है, तो इसीलिए हम एक ही टाइम करते हैं। जैसा ये बोला जाता है कि जैसे हमारा अर्थ फॉल्ट टेस्ट है वो डिस्ट्रक्टिव इन नेचर का है, उसी तरीके से लंप सम प्राइमरी जो इंजेक्शन किट है वो भी हमारे लाइफ साइकिल को खराब कर रहा है, इसीलिए हम प्राइमरी इंजेक्शन किट भी कमीशनिंग के टाइम ही करते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि अर्थ फॉल्ट टेस्ट भी जो रहता है OHE का वो भी कमीशनिंग के टाइम ही होता है। बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं जो केवल कमीशनिंग के टाइम ही होते हैं, उसके बाद में मेंटेनेंस में नहीं किए जाते हैं यूजुअली OHE TRD के अंदर। जैसे TSS भी, जैसे ट्रांसफार्मर भी जब डिज़ाइन होता है फर्स्ट टाइम पे तो बहुत सारे टेस्ट उसके भी फैक्ट्री ही जहाँ पे उसका कमीशनिंग हो रहा है, जहाँ पे वो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वहीं पर ही होते हैं। उसके बाद में कई सारे टेस्ट ट्रांसफार्मर के भी अवॉइड कर दिए जाते हैं और कुछ टेस्ट को रेगुलर बेसिस पे किया जाता है जो कि मेंटेनेंस का पार्ट रहता है हमारे। रिले टेस्टिंग बाय द सेकेंडरी इंजेक्शन, हाँ ये टेस्ट हम करते हैं। इसके लिए हमारे पास सेकेंडरी इंजेक्शन किट या जिसे शॉर्ट में बोल देते हैं रिले किट भी बोलते हैं उसको, रिले टेस्टिंग किट बोल देते हैं उसको, रिले टेस्टिंग किट उसको एक्चुअल में उसको सेकेंडरी इंजेक्शन किट है। उसके अंदर भी हम करेंगे क्या, वोल्टेज और करंट सिग्नल ही करेंगे, बट उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, वोल्टेज और करंट का मैग्नीट्यूड कम रहता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी इंजेक्शन किट। प्राइमरी इंजेक्शन किट में तो हमें रियल टाइम करना है, यानी कि जहाँ हमारा CT और PT लगा हुआ है वहाँ जाके उस किट के अंदर हमें वहाँ उसके टर्मिनल्स वगैरह सब कनेक्ट करने हैं और उतना वोल्टेज और करंट और हाई वोल्टेज उसमें इंजेक्ट करना है। बट इसके अंदर तो हमारा जो CT और PT का जो रेशियो है जिसमें वो डिवाइड कर रहा है वही हमारा TB के अंदर जो हमारा रिले पैनल रहेगा उसमें पीछे TB रहता है, TB के अंदर वहाँ जाके हम कनेक्ट कर देंगे और वहाँ पे फिर हम उस कंडीशंस को लाने की कोशिश करेंगे कि हम देखिए क्या कर रहा है, मतलब किस तरीके से हमारा रिले सिस्टम बिहेव कर रहा है। तो इसके अंदर क्या एडवांटेज हो गया हमारे पास में, एक तो लो वोल्टेज और लो करंट सोर्स ही चाहिए, ठीक है, और दूसरा मतलब हाई वोल्ट वगैरह हाई करंट से तो कोई मतलब नहीं है। CB की लाइफ को ये अफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि CB नहीं ट्रिप हो रही है, रिले खुद अपना एक रिले ही ट्रिप होती है उस केस में, ठीक है, ये बता दिया। अच्छा, और ये कंप्यूटर से कंट्रोल सुटेबल लॉजिक्स आते हैं, PWM टेक्निक पे ये कार्य करती है। डिसएडवांटेज क्या रहेगा कि केवल रिले की तो हेल्दीनेस को चेक कर देगी, पूरे सिस्टम की हेल्दीनेस को नहीं चेक करेगी ये चीज है। इस तरीके से ये कैलकुलेशन है, इसको कैलकुलेशन को हम एक किसी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने इस वीडियो में बेसिक्स ऑफ रिलेज को समझा है। नेक्स्ट वीडियो में हम कैलकुलेशंस को समझेंगे किस तरीके से ट्रांसफार्मर की रिलेज की कैलकुलेशन की जाती है। अब इसमें ये थोड़ा सा हमारा TSS का है इस तरीके से। अब ये जैसे ANPF है, ये क्या है, पेंटो फ्लैश ओवर रिले है, इस तरीके से रहती है। इसके अंदर पेंटो फ्लैश ओवर रिले का ये है। ये अलिंद मेघी है, अलिंद मेघी का मतलब तब मुझे याद आ रहा है A मतलब अलिंद ही है इसमें, N मतलब न्यूमेरिकल टाइप है, P मतलब पेंटो फ्लैश ओवर हो गया इसके अंदर, ठीक है। तो AN सीरीज की रहती है और इसमें यहाँ पर ये इस तरीके से रहता है, जैसे लोकल ब्रेकर बैकअप हो गया, ठीक है, इस तरीके से इसमें रहता है। जैसे ये ANZ है, ANZ के अंदर क्या होगा, ये इंटीग्रेटेड फीडर प्रोटेक्शन रिले है। ये प्रोटेक्शन हेल्दी का हो गया, DP मतलब डिस्टेंस प्रोटेक्शन हो गया, WPC रॉन्ग फेस कपलिंग हो गया। कोई भी फॉल्ट आएगा तो यहाँ वो इंडिकेट हो जाएगा, रेड कलर के ये ब्लिंक कर जाएगा। DP मतलब डिस्टेंस प्रोटेक्शन, WPC रॉन्ग फेस कपलिंग, OCR ओवर करंट रिले, PTFF पोटेंशियल ट्रांसफार्मर फ्यूज फेलियर, AR एक्टेड मतलब ऑटो रिक्लोजर जब एक्ट होगा। जैसे मैंने बताया था कि अगर हमारे OHE में सब मैक्सिमम फॉल्ट ट्रांजिएंट नेचर के होते हैं, ट्रांजिएंट नेचर के फॉल्ट अपने आप में भी रिमूव हो जाते हैं, तो फर्स्ट टाइम सिंगल शॉट पे अपने ऑटो रिक्लोजर को कर रखा है।
और वहाँ पे ऑटो रिक्लोजर एक्ट हो गया है और OHE हमारी होल्ड हो गई है, मतलब ठीक है OHE होल्ड हो गई है, तो लेकिन वो यहाँ पर हमारा फॉल्ट को डिस्प्ले में दिखाएगा, प्लस ऑटो रिक्लोजर एक्टेड हुआ है तो वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और अगर मान लो कि जो रिक्लेम टाइम के अंदर भी हमारा CB होल्ड नहीं हुई है, तब यहाँ पे ऑटो रिक्लोजर लॉकआउट भी आ जाएगा और उसमें कमांड देके क्लोज कराइए, तब वो आ जाएगा कि हाँ भी ऑटो रिक्लोजर लॉकआउट तो गया था बट मतलब, और इस तरीके से वो TPC ने कमांड देके उसको क्लोज कराया है, ठीक है। जैसे थर्मल ओवरलोड हो गया, ट्रिप सर्किट फेल आ गया, इस तरीके से हैं इसके अंदर ये सारे मतलब दे रखा होता है। ये होता है हमारा ANZ 114। इसके अंदर ये दे रखा है जैसे इनपुट क्या क्या चाहिएगा, 110 वोल्ट हमारा क्या रहेगा AC, और ये कहाँ से आ रहा है 110 वोल्ट AC, हमारा जो प्रोटेक्शन PT है उससे आता है। इसके अंदर कौन सा प्रोटेक्शन PT, जो फीड रिसीवी के साथ में जो रहेगा, ठीक है। और इनपुट क्या रहेगा हमारा 5 एम्पियर रहेगा। जैसे हमारी दो तरीके की CT रहती है, एक 1500/5, दो तरीके की नहीं, दो तरीके की सेटिंग कर सकते हैं, 1500/5 पे कर सकते हैं, 750/5 पे हो जाती है हमारी CT की। तो जनरली हम 1500/5 पे ही करके रखते हैं LV साइड में। लेकिन पेंटो फ्लैश ओवर के लिए क्या है, केवल 100 वोल्ट का इसमें दे रखा है इनपुट चाहिए केवल पेंटो फ्लैश ओवर के लिए। और ये हमारा प्रोटेक्शन PT है। प्रोटेक्शन PT आपको पता है कि जनरली या तो 25,000/100 होगा उसका रेशो, नहीं सॉरी 100 नहीं 110। प्रोटेक्शन PT का हमेशा 110 रहेगा। टाइप 2 टाइप की रहती है, टाइप इसे टाइप 2 बोलते हैं, या फिर 27,500/110 रहेगा 110 ये लास्ट में टाइप 2 के अंदर। ये डिपेंड कर सकता है कि हो सकता है आपके TSS में 25,000/110 की लगी हो, और हो सकता है 27,500/110 की हो, या 27,000/110 की भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बट या तो 27,500 की रहती है जनरली, हमारे TSS में 27,500 की है, बट मैंने कहीं सुना है 25,000/110 की भी होती है। बट व्हाटसोएवर द रेशो, यहाँ पर जो अल्टीमेट रेशो रहेगा वो बटे में 110 रहेगा, ठीक है। और जो यही CT का जो रहेगा वो बटे में 5 एम्पियर रहेगा हमेशा। ये ANPD है, ANPD 112, ये न्यूमेरिकल डेल्टा आई प्रोटेक्शन। जैसे कि मैंने बताया था कि अभी जो भी रिलेज है हमारी, ये न्यूमेरिकल टाइप ही रिलेज है सारी की सारी, ठीक है। पहले मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल रिले जो भी रहा करती थी, बट अभी के टाइम में हमारे पास रिले कौन सी है, न्यूमेरिकल टाइप की डेल्टा आई, और ये क्या है वेक्टोरियल टाइप की डेल्टा आई है, ठीक है। वेक्टोरियल डेल्टा आई है, जैसे स्केलर डेल्टा आई नहीं है। प्रोटेक्शन हेल्दी का इसमें दिखा रखा है डेल्टा आई जैसे, और लाइव के अंदर ये हमेशा वोल्टेज जैसे दिख रहा है ना 27.4 kV ये दिखाता रहेगा, और इस तरीके से फेज एंगल भी दिखाता रहता है ये 0 डिग्री। पॉलीगन, लोकल ब्रेकर बैकअप, ट्रिप सर्किट फेल, रिले फेल। ANTP 202 HV/LV AN सीरीज। ये ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन के लिए है। IDMT OCR मतलब HV साइड के प्रोटेक्शन के लिए है। डिफरेंशियल डेफिनेट टाइम OCR, यानी डेफिनेट टाइम OCR मतलब ओवरलोड के लिए हमें जो OL1, OL2, OL3 जो इसमें सेटिंग करेंगे, वो उससे अगर ट्रिपिंग आ रही है कहीं पर भी ओवरलोड की वजह से, तो ये डेफिनेट टाइम OCR आएगा। इंस्टेंटेनियस OCR यानी कि 180% या 180% नहीं 190% जो हमने कर रखी थी, 180 या 190 आई फॉरगॉट, तो उससे अगर लिमिट से ज़्यादा आ रही है तो इंस्टेंटेनियस OCR से ट्रिपिंग आ जाएगी हमारा। रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट का बताया था, लोकल ब्रेकर बैकअप भी हो चुका है हमारा, ठीक है। अगर मान लो कि HV/CV ट्रिप नहीं होता है तो हमारा कौन सा होगा, GSS की CV ट्रिप हो जाएगी। इस तरीके से है ये, यानी ANTP 202 HV/LV है ये डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के लिए हमारा। इसमें केवल 2 CT के इनपुट होंगे, देखिए आप, ये CT का एक इनपुट है, ठीक है। IN क्या है CT, इसमें PT का इनपुट नहीं है, क्योंकि डिफरेंशियल किसका मॉनिटर कर रही है, दोनों CT का डिफरेंशियल करती है हमेशा मॉनिटर। इसी तरीके से इसके अंदर भी केवल CT का इनपुट है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है। और कंट्रोल सप्लाई हमेशा 110 वोल्ट DC रहती है हमेशा इसके अंदर। फ्रीक्वेंसी तो 50 हर्ट्ज रहेगा, ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये चीज़ है। 110 वोल्ट सप्लाई सभी में रहेगा। अब जैसे इसके अंदर है तो वोल्टेज और करंट सिग्नल दोनों ही है,
डेल्टा आई भी क्या मॉनिटर करती है, एक तरीके से वोल्टेज। डेल्टा आई रिले के लिए क्या इनपुट था, वोल्टेज और करंट ही है, ठीक है। इसके लिए केवल वोल्टेज पेंटो फ्लैश ओवर के लिए, इसके लिए वोल्टेज फीडर प्रोटेक्शन के लिए क्या है, वोल्टेज और करंट। डेल्टा आई के लिए वोल्टेज करंट दोनों। ओसीआर ओवर करंट के लिए करंट करंट केवल करंट रहेगा। ये आई थिंक ठीक है। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के लिए केवल करंट। जैसे इसमें आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो इसमें ये प्राइमरी का करंट और सेकेंडरी का करंट इसमें ऐसा दिख रहा है, और डिफरेंस जो है 0.00 दिखा रहा है। ये ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन के लिए हो गई। इसके अंदर आप देखेंगे ट्रांसफर प्रोटेक्शन के लिए, देखिए ये देख लिए बकहोल्स अलार्म और ऑयल टेम्परेचर वाला हो गया। ट्रिप सर्किट फेल का भी आ गया इसके अंदर, ठीक है। डेफिनेट टाइम ओसीआर बता चुका हूँ मैं, इस तरीके से है इसमें। ये हमारा कैपेसिटर बैंक के प्रोटेक्शन के लिए है, कैपेसिटर बैंक के प्रोटेक्शन के लिए, मतलब कैपेसिटर बैंक के प्रोटेक्शन के लिए है, ठीक है। क्या होता क्या है, कभी ना कभी कोई भी एक कैपेसिटर बैंक हमारा, जैसे आपको पता है कि एक तरीके से ये जो भी कैपेसिटर बैंक है, इन शॉर्ट आप ये समझिए ये बैलेंस व्हीटस्टोन के अंदर लगे हुए हैं। जो भी हमारे जितने भी नंबर ऑफ कैपेसिटर बैंक रहते हैं, ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन के अंदर ये कनेक्टेड रहते हैं। और इसके अंदर यहाँ क्या रहती है, एक तरीके से ये एनसीटी रहती है। एनसीटी हमेशा हमारा प्रोटेक्शन का काम करती है। ये जो ट्रांसफार्मर के लिए जो एनसीटी लगी हुई है, एनसीटी न्यूट्रल, और ये बैलेंस कंडीशन में रहेंगे। अगर किसी भी ट्रांसफार्मर किसी भी कैपेसिटर की कोई भी हेल्दीनेस खराब हो जाती है तो न्यूट्रल एनसीटी में से करंट एक लिमिट से ज़्यादा फ्लो करेगा, और वो कैपेसिटर बैंक की सीबी जो एसोसिएटेड सीबी है, कैपेसिटर सीबी, उसको वो ओपन करवा देगा। इस तरीके से कैपेसिटर बैंक की प्रोटेक्शन का ये काम करती है। तो इसमें भी यही आईडीएमटी, ओसीआर, अंडर वोल्टेज ट्रिप, ओवर वोल्टेज ट्रिप, अनबैलेंस ट्रिप। अनबैलेंस ट्रिप का जब भी ये, जैसे मान लो ये अनबैलेंस हो गया, तो उस कंडीशन में ये अनबैलेंस का फॉल्ट आएगा, और अनबैलेंस ट्रिप से ये हमारा कैपेसिटर बैंक को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगी। और इसमें एक टाइम डिले भी डाल के रखते हैं, ताकि ये एक बार ही डिस्चार्ज होने के बाद में, मतलब एक बार ही एनर्जाइज कर लिया, फिर मान लो कि हमने इसको ओपन करा कैपेसिटर बैंक की सीबी को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुरंत ही उसको कैपेसिटर बैंक को चार्ज कर सकते हैं। इसमें कुछ टाइम डिले रहता है, शायद 15 मिनट या 5 मिनट का रहता है, उसके 15 मिनट का रहता है, उसके बाद ही हम इसको चार्ज कर सकते हैं। इसके साथ भी यही कैपेसिटर बैंक के सीटी के लिए, यानी कि उससे हमें एक वोल्टेज का सिग्नल मिलेगा 110 वोल्ट। जैसे प्रोटेक्शन पीटी सारी क्या होती है, उसका आउटपुट 110 रहता है, और बाकी एनसीटी से हमारा जैसे 1 एम्पियर ये हो गया एनसीटी वाला, ठीक है। और ये जो 5 एम्पियर है, ये 1 एम्पियर जो रहेगा वो किसका होगा, एनसीटी से इनपुट जो मिला है। और ये जो 5 एम्पियर है वो हमारा किससे हो गया, कैपेसिटर बैंक के साथ में जो सीटी और पीटी लगी हुई है, उस सीटी का ये इनपुट हो गया। और ऑक्सिलरी आपको पता ही है, बाकी सब पता है आपको। इस तरीके से ये मास्टर ट्रिप रिले है। मास्टर ट्रिप रिले के अंदर मैंने बता दिया था कि जब भी कोई भी फीडर प्रोटेक्शन रिले के अंदर कोई भी फॉल्ट आया, तो इसके अंदर ये जो वाइट फ्लैग है, ये रेड कलर के फ्लैग में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये डीसी मॉनिटर करती रहती है, ये हमारे ऑक्सिलरी न्यूमेरिकल एसी एंड डीसी ऑक्सिलरी वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले। तो अभी जैसे हेल्दी है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डीसी वोल्टेज कितना दिखा रहा है, 112 वोल्टेज है। अगर कोई इशू आता है, अंडर वोल्टेज आ जाता है, तो हमारा क्या आ जाएगा, डीसी अंडर वोल्टेज आता है। उसकी शायद लिमिट 92 वोल्ट रहती है, इसको एक बार थोड़ा चेक करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से ट्रिप का है तो 92 पे ट्रिप हो जाता है, और अलार्म शायद ट्रिप होता है 82 पे, और अलार्म आता है शायद 92 पे, या कुछ ऐसा है। इसकी सेटिंग में देखना पड़ेगा, इसमें क्या सेटिंग कर रखी है, बट आरडीएसओ की कुछ गाइडलाइंस है, इसको क्रॉस चेक कर लेंगे हम, ठीक है। इसी तरीके से डीसी ओवर वोल्टेज अलार्म होगा, डीसी ओवर वोल्टेज का अलार्म होता है। डीसी ओवर वोल्टेज से ट्रिप कभी नहीं होता, यही चीज़ मैंने आपको पहले भी बताया था। एसी अंडर वोल्टेज का अलार्म रहेगा, एसी ओवर वोल्टेज का भी अलार्म रहेगा। ट्रिपिंग केवल किस कंडीशन में रहती है, डीसी अंडर वोल्टेज से ट्रिप होती है हमेशा।
इंटर ट्रिप रिले, ये चीज़ बता दिया था कि इंटर ट्रिप रिले के अंदर क्या क्या आएगी। ये जैसे रिलेज हैं जितनी भी, ये सब रिले इंटर ट्रिप रिले के एसोसिएटेड है। जैसे बकहोल्स रिले हो गया, या फिर ऑयल टेम्परेचर इंडिकेशन हो गया, वाइंडिंग टेम्परेचर हो गया, और पीआरडी हो गया। ये सब चीज़ें रिले एक तरीके से, अगर इसमें से भी कोई फ्लैग गिरता है तो इंटर ट्रिप रिले का भी फ्लैग गिरेगा, क्योंकि इंटर ट्रिप रिले ही दोनों एचवीसीबी और एलवीसीबी को ओपन कराएगी। ठीक है, इस तरीके से ये तो मास्टर ट्रिप रिले एलवी साइड की हो गई, और ये मास्टर ट्रिप रिले फीडर साइड की हो गई। ठीक है, इस तरीके से मैंने थोड़ा सा इस वीडियो में प्रैक्टिकली आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप ये आपके लिए थोड़ा बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू।